सो देखो ये है टॉपिक ड्राइविंग एंड फ्रिक्शन, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। ड्राइविंग बॉडीज के लिए फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो होता है ना, उसको लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, तो इसको हमने एक सेपरेट लेक्चर में तैयार किया है। बट इसके लिए ना कुछ थोड़ी सी आपको नॉलेज चाहिए होगी, कुछ बेसिक नॉलेज आपको चाहिए होगी, तो वो कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर पे एंटर कर रहे हैं। लाइक एक बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए रोलिंग मोशंस के बारे में। ठीक है, बहुत बेसिक आइडिया, और आप लोगों से ये आइडिया इसलिए डिस्कस किया जा सकता है क्योंकि आप क्लास 11th ऑलरेडी पढ़े हो, तो इतना बेसिक आप समझ सकते हो कि रोलिंग मोशन में क्या होता है। और कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। अगर आप आ जाए कि रोलिंग मोशन मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है, उसके अंदर रोटेशनल मोशन भी होता है, दोनों को मिला करके आप रोलिंग बोलते हो। और उसमें जो वेलोसिटीज फाइंड आउट की जाती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से निकालते हैं आप। तो कोई आइडिया है आप लोग को इसके बारे में, जो रोलिंग मोशन है? देखो डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब वो तो रोटेशनल मैकेनिक्स के चैप्टर में चलेंगे हम लोग, बट ये बेसिक आइडिया है इसका कि रोलिंग में ट्रांसलेशन भी होता है और प्लस रोटेशन भी होता है, ये दो बातें। इसका बेसिक आइडिया है आप लोग को? जी सर। बेसिक मतलब बिल्कुल बहुत ही फंडामेंटल, मतलब ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं अभी, कोई बहुत हाई फाई कंसेप्ट नहीं चाहिए हमें इसमें। यस सर। तो ये, हाँ मतलब ये बेसिक आइडिया है साइकिल का भी। आपके राइट साइड पे जो इमेज है वो बेसिकली साइकिल की है। वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ साइकिल होता है, साइकिल का सेंटर पॉइंट, ये तो लीनियरली आगे बढ़ता है। रीजन बीइंग की जो सेंटर ऑफ साइकिल होगा, मतलब इस व्हील का सेंटर पॉइंट, इस व्हील का सेंटर पॉइंट ऑब्वियसली उसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कांस्टेंट रहेगी। हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कांस्टेंट रहेगी, तो दैट मीन्स कि जो सेंटर ऑफ व्हील है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ व्हील वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा। तो जो व्हील का सेंटर मोस्ट पॉइंट है वो लीनियरली आगे बढ़ता है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलता है। वो सेंटर ऑफ द व्हील स्ट्रेट लाइन में चलता है, और उस व्हील के जो बाकी पॉइंट्स हैं, अदर पॉइंट्स ऑफ द व्हील, वो सब उसके सेंटर के अबाउट चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर मोशंस करते हैं। तो इन्हीं को लेफ्ट साइड में ना प्लस करके दिखाया है आपको। प्लस करके, प्लस करके क्या दिखाया है कि जो सेंटर है, व्हील का सेंटर पॉइंट, उसको सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। तो व्हील का सेंटर पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा, और बाकी सारे पॉइंट उस सेंटर के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे होंगे। तो प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन, प्लस कर दे बीच में आप, तो बिकम्स इक्वल टू द रोलिंग। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन इक्वल टू रोलिंग। ये कंसेप्ट, ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा कि रोलिंग मतलब ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। और इसमें एक रिलेशन चलता है, वो होता है वी सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये भी आपको याद होगा कि रोलिंग के लिए वी और ओमेगा में जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो, वी इक्वल टू आर ओमेगा। और इससे हम क्या कहते हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है व्हील का, उसकी अलग वेलोसिटी आती है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द व्हील की अलग वेलोसिटी आती है। वो इसलिए आता है कि जब आप सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कंसिडर करेंगे, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, तो जिस वेलोसिटी से व्हील का सेंटर पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, उसी वेलोसिटी से व्हील का टॉप मोस्ट पॉइंट भी फॉरवर्ड चलेगा, और उसी वेलोसिटी से व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट भी फॉरवर्ड चलेगा। इनफैक्ट जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर लोगे आप, टॉप और बॉटम के अलावा अगर मैं कुछ और पॉइंट्स भी लेना चाहूँ, तो वो भी इसी तरफ आएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूँ, तो ये पॉइंट भी फॉरवर्ड चलेगा सेम वेलोसिटी से। आप यहाँ पर कोई पॉइंट लोगे तो वो पॉइंट भी सेम डायरेक्शन में चलेगा। ट्रांसलेटरी मोशन की कैरेक्टरिस्टिक ही इसी को कहते हो आप। एनी पॉइंट ऑन द व्हील विल हैव सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। समझ आता है आपको ये वाली बात कि ट्रांसलेटरी मोशन में सारे पॉइंट्स सिमिलरली मोशन करते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मोशन करते हैं वो। यस सर। जी सर। ठीक। और रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है कि सब सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो वहां पर जो वेलोसिटी दिखाई जाती है वो टेंजेंट्स के अलोंग दिखाई जाती है। जो व्हील है उनकी टेंजेंट्स के अलोंग। तो आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी को ड्रॉ करने के लिए आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट की लाइन पे ड्रॉ कर दे, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी वो बेसिकली आर इंटू ओमेगा के बराबर करते हो आप। कि जब बॉडी रोटेट करती है सेंटर के अबाउट, तो एवरी पॉइंट will have a velocity along tangent given by r multiplied by omega। यहाँ पर भी r इंटू ओमेगा होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी r इंटू ओमेगा होगा, लेकिन r ओमेगा और v सेंटर ऑफ मास बराबर होते हैं। तो आप इसको v सेंटर ऑफ मास लिखो, चाहे r ओमेगा लिखो। और अब टॉप मोस्ट पॉइंट की जब आप बात करेंगे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे दो वेलोसिटीज आ रही हैं, एक रोटेट करने की वजह से और एक ट्रांसलेट करने की वजह से। तो प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन इक्वल टू रोलिंग, तो प्लस करना है आपको। तो वेलोसिटी रोटेशन की वजह से जो आएगी और वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से जो आएगी,
उनको मिला करके आप कहोगे कि वो टोटल वेलोसिटी रोलिंग की वजह से आएगी, और इसीलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो 2v_COM के बराबर है। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर क्या होता है? बॉटम मोस्ट पॉइंट की अगर आप बात करेंगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट में ट्रांसलेट करने की वजह से वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन रोटेट करने की वजह से उसी बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में है। और आपको इन दोनों को प्लस करना है, मतलब लेफ्ट साइड वाली वेलोसिटी को और राइट साइड वाली वेलोसिटी को प्लस करना है आपको। लेकिन ये दोनों बराबर है, v सेंटर ऑफ मास बराबर ओमेगा इंटू आर है। तो दो अपोजिट वेक्टर्स अगर आप प्लस कर रहे हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा हमारे पास, उसकी ओवरऑल वेलोसिटी आप कहेंगे तो जीरो के बराबर है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस पॉइंट दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड इज नॉट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यही इसका की पॉइंट है। रोलिंग मोशन का सबसे की पॉइंट यही है, और यही पॉइंट आज के लेक्चर के लिए इंपॉर्टेंट भी है आपके। अब आप बताएं, अगर इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो आपको, तो या आगे बढ़ सकते हैं इससे। सर आगे बढ़ सकते ठीक है, मतलब इस पॉइंट से आप कन्विंस हो कि जो व्हील का, थैंक यू बच्चा, इसकी की जो व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, जिसको यहाँ पर रेड डॉट से बनाया है, बॉटम ऑफ द व्हील, इसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी हमेशा। बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी, सेंटर पॉइंट की वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी v इक्वल टू 2r ओमेगा। अलग अलग वेलोसिटी होती है। टॉप मोस्ट पॉइंट ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता है, सेंटर पॉइंट थोड़ा सा स्लो ट्रेवल करता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट इनफैक्ट ट्रेवल ही नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी जीरो कही जा रही है। सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आर ओमेगा कैसे होगी सर? नहीं, ये उसकी कंडीशंस है, जानते हो, ये एक होता है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशंस, प्योर रोलिंग जिसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, इन इफ आइडियल कंडीशंस एग्जिस्ट। आइडियल कंडीशंस एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? दैट टू आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर विदाउट स्लाइडिंग। मतलब इसको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का आर्टिकल बोला जाता है, जिसमें ये कहते हैं कि जो बॉटम पॉइंट है वो ग्राउंड के रिलेटिव जीरो वेलोसिटी पर रहे, ग्राउंड के रिलेटिव जीरो वेलोसिटी पर। अब इसको आप रिवर्स वे में चलो, अगर आपको जीरो वेलोसिटी चाहिए बॉटम पॉइंट पर, तो उसके लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन का v_COM और बैकवर्ड डायरेक्शन का r ओमेगा, क्योंकि रोटेशन की वजह से पॉइंट बी को बैकवर्ड वेलोसिटी जो मिल रही है वो r ओमेगा मिल रही है, और ट्रांसलेशन की वजह से उसी पॉइंट बी को फॉरवर्ड वेलोसिटी मिल रही है v सेंटर ऑफ मास। और हम ये चाहते हैं कि पॉइंट बी ग्राउंड के रिलेटिव कोई मोशन जनरेट ना करे। इसी को प्योर रोलिंग कहा जाता है, या इसी को रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग कहा जाता है। बिना स्लाइड किए रोल करना, बिना फिसले हुए रोल करना। तो वो कंडीशंस तभी फुलफिल हो पाएंगी जब v सेंटर ऑफ मास की वैल्यू r ओमेगा के एग्जैक्टली बराबर आ जाए। अदरवाइज क्या होगा ना कि बॉटम पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी रह जाएगी, और अगर बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी रह जाएगी तो वो या तो ग्राउंड के रिलेटिव फॉरवर्ड चलेगा या फिर ग्राउंड के रिलेटिव बैकवर्ड चलेगा। उसको व्हील का स्किडिंग और स्लिपिंग के अंदर आता है वो, कि पहिया स्लिप कर जाए, व्हील्स स्किड कर जाए, वो एक सेपरेट केस है। ओके सर। तो ये एक फंडामेंटल पॉइंट आप अपने माइंड में रखना, कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जो आपका व्हील का पॉइंट है, जिस जिस पॉइंट का ग्राउंड से कांटेक्ट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद ग्राउंड, वो जीरो वेलोसिटी पर है। बाकी पॉइंट्स क्या कर रहे हैं उनसे हमको मतलब नहीं है। अब आप कहोगे टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट मोशन कर रहा है, करने दीजिए उसको, बट टॉप मोस्ट पॉइंट हमारे ग्राउंड पे तो है नहीं। तो व्हील का सेंटर पॉइंट ग्राउंड को तो टच कर नहीं रहा, या व्हील के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट ले लो आप, व्हील के सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट, वो भी ग्राउंड को टच नहीं कर रहा। टच करने वाला पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसके पास जीरो वेलोसिटी है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्ट करेगा तो किन के बीच में एक्ट करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। अगर वो कांटेक्ट फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स व्हील के कौन से पॉइंट और ग्राउंड के बीच में लगेगा, मतलब रोड का और व्हील का कौन सा पॉइंट आप कंसिडर करोगे जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आप दिखाएंगे बीइंग अ कांटेक्ट फोर्स। तो व्हील का सिर्फ बॉटम मोस्ट पॉइंट ही कांटेक्ट में है, और जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, उसकी वेलोसिटी जीरो आ रही है। ये नेक्स्ट पॉइंट आपको देखो लिखा है कि स्लाइडिंग मोशन में और रोलिंग मोशन में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। स्लाइडिंग मोशन में, और देखिए, अगर आप किसी बॉक्स पर फोर्स लगाइए और किसी व्हील पर फोर्स लगाइए, दोनों में डिफरेंस आएगा। बॉक्स स्लाइड करता है, तो अगर ये स्लाइड करेगा मान लो किसी वेलोसिटी v से, तो जितने भी पॉइंट इसके बॉटम सरफेस पर हैं, पहली बात तो कई सारे पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में आएंगे, मोर देन वन पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है बॉक्स के केस में।
और अगर आप किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हो और उस पर फोर्स लगाते हो तो उसमें सिर्फ एक यूनिक पॉइंट कांटेक्ट में है, सिंगल पॉइंट इन कांटेक्ट, सिंगल कांटेक्ट पॉइंट, बेसिकली ये कह दीजिए आप इसमें। एक तो डिफरेंस ये आ रहा है रोलिंग में, मतलब स्फेरिकल बॉडीज में और फ्लैट सरफेस वाली बॉडीज जैसे बॉक्स होता है, अलमीरा हो गया, इनमें क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं। और जितने भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बॉक्स वाले केस में है, क्योंकि ये स्लाइड करेंगे तो ये सारे पॉइंट सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी पॉइंट आप बॉटम पर देखोगे उन सब में वी वेलोसिटी होगी। तो जब ये सारे पॉइंट वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे तो फ्रिक्शन इनके मोशन को अपोज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हो आप स्लाइडिंग बॉडीज में, कि स्लाइड करते हुए बॉडी में फ्रिक्शन उसको अपोज कर देता है। बट ये सिचुएशन व्हील में नहीं आती है, बिकॉज व्हील में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट का है और जो कांटेक्ट पॉइंट है उसमें वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो वेलोसिटी है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। अब आप जरा एक प्रीवियस लेक्चर याद करो, प्रीवियस लेक्चर याद करो, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अ बॉडी एट रेस्ट, तो क्या ये जरूरी है कि उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? अब बॉडी एट रेस्ट पे क्या ये जरूरी है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप दिखाओगे किधर के? जी नहीं सर। सर। अच्छा, तो किधर दिखाओगे? मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, सुना, हाँ। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक, अब आपसे पूछा रहा है कि बताओ इसमें फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, किस तरफ लग रहा होगा? इसमें हम बाहर से सर वो तो सर फोर्स जब लगेगा तो फिर वो अपोज तो करेगा ना उसको। नहीं, हम फोर्स मान लो नहीं लगा रहे तो तब नहीं तो लगेगा। नहीं नहीं लगेगा। लगेगा तो फ्रिक्शन। नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जीरो हो गया। अच्छा ठीक है, हमने फोर्स लगाई मान लो राइट साइड डायरेक्शन में लगाई और उसके बाद भी ये बॉडी रेस्ट पे है तो सर सर लेफ्ट नहीं साइड तो लगेगा। लेफ्ट में फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगा। लगेगा। और उसी में अगर मान लो कि बॉडी पर मैं लेफ्ट साइड फोर्स लगाऊं, बॉडी पर लेफ्ट साइड फोर्स लगाऊं, उसके बाद भी ये बॉडी रेस्ट पे रहे, सर तो राइट पे राइट साइड लगेगा। लगेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, फ्रिक्शन लेफ्ट भी हो सकता है, फ्रिक्शन राइट साइड भी हो सकता है। जी सर। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि हम क्या कर रहे हैं वहां पर। आई मीन ये मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड दैट व्हाट वी आर डूइंग टू द सिस्टम। याद है आपको? फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, उसमें नोट्स में था ये चीज कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पहले आपको ये देखना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर, मतलब हम किस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, हम बॉडी को किस तरफ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम उसको राइट साइड ले जाना चाहते हैं या हम उसको लेफ्ट साइड ले जाना चाहते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो कुछ करोगे उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन आता है। लेकिन जब बॉडी मोशन में होती है, यानी कि चल रही होती है, अगर बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी आ चुकी है उसके अंदर, फिर तो 100% आप क्या करोगे, वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन दिखाओ। अगर बॉडी मोशन में है तो फिर तो वेलोसिटी के अपोजिट फ्रिक्शन दिखाएंगे आप। लेकिन अगर बॉडी मोशन में ही नहीं है, मतलब रेस्ट पे है, तो कई सारी पॉसिबिलिटीज आती हैं कि फ्रिक्शन जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो वहां पर। और एग्जैक्टली यही पैरामीटर हमको यहाँ पर फॉलो करना होता है। रोलिंग मोशन में प्रॉब्लम ये है कि जो कांटेक्ट वाला पॉइंट है, मतलब व्हील का वो पॉइंट जो कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो पे है, मतलब कि ये पॉइंट रेस्ट पे है। अब आप इसको इन तीन सिचुएशन से कंपेयर करके बताओ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो क्या आप गारंटी ले सकते हो कि फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, बिना किसी और इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नहीं और सर। इंफॉर्मेशन के? नो सर। नो सर। हाँ, बॉडी एट रेस्ट, और मैं अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ही ना दूं कि मैंने फोर्स लगाई है कि नहीं लगाई है, तो कैसे पता लगाओगे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? सर नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि एक बॉडी मोशन में है, चल रही है बॉडी, तब भी डाउट है, या तब तो आप मोशन की नहीं। डायरेक्शन को देख करके बता सकते हो कि फ्रिक्शन किधर लगेगा? जी सर। राइट। यस सर। तो यही कंसेप्ट रोलिंग में प्रॉब्लम आती है कि अगर आपको देखिए, रोलिंग में क्या होता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट मोशन नहीं है, वो रेस्ट पे है, बॉटम पॉइंट रेस्ट पे है, जहां जहां कांटेक्ट है वो रेस्ट पे है। तो क्या ये इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए? आंसर है नहीं। इतनी इन्फॉर्मेशन से आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकते हो, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो जो और इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होंगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए, उसका डिटेल वर्जन तो आप रोलिंग मोशन के चैप्टर में ही पढ़ोगे। यानी कि हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, और ये भी हो सकता है कि फ्रिक्शन जीरो लग रहा हो। सर जी। ये जो डायग्राम बना है सर, इसमें तो फॉरवर्ड लगेगा फ्रिक्शन। नहीं, इसमें बैकवर्ड लगेगा। इस जो डायग्राम सामने है ना, इसमें एक्चुअली देखो मैंने क्या कहा, उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे ना, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए ना हमें और इक्वेशंस चाहिए होती हैं। एक टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन भी चाहिए होगी। देखिए एक बात समझो,
एक एक बेसिक पॉइंट आप स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में समझो। एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो आपको उसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि आप उस सिस्टम के साथ कर क्या रहे हो। कर क्या रहे हो का मतलब आप उसमें किस तरीके से फोर्स लगा रहे हो, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, कहाँ पर फोर्स लगा रहे हो। जैसे कि इसी फिगर में जिसकी बात आप कर रहे हो ना, देखो मैं अगर आपको यहाँ पर सिचुएशन बदल दूं और मैं इसी व्हील पर फोर्स जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाऊं, सेंटर पर फोर्स लगाने की बजाय इस व्हील के टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाऊं, सिचुएशन डिफरेंट है। ये सिचुएशन डिफरेंट है, ये सिचुएशन अलग हो जाएगी। आप सेंटर पे फोर्स लगाओगे अलग सिचुएशन है, टॉप पॉइंट पर फोर्स लगाओगे अलग सिचुएशन है। तो इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग पता चलता है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। हो सकता है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो सेंटर के नीचे लगा रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो जरूरी है कि हम सेंटर पे ही फोर्स लगाएं, ऐसा भी हो सकता है कि हमने बॉडी पर फोर्स लगाई लेकिन वो फोर्स बॉडी की सेंटर के नीचे की लगा रहे हो। क्योंकि रोटेशनल मैकेनिक्स में फोर्स की लोकेशन मैटर करती है यार। फोर्स की लोकेशन क्यों मैटर करती है, मतलब क्या ऐसा रीजन है कि फोर्स की लोकेशन मैटर करती है, उसका आंसर आपको पता है? टॉर्क आ जाती है। हाँ, टॉर्क की डायरेक्शन बदल जाती है। एक्चुअली टॉर्क की डायरेक्शन बदल जाती है और इस वजह से हमको ये देखना पड़ता है कि फोर्स कहाँ लगाया है। जैसे कि अगर आप ध्यान से सोचो, 3 फिगर मैंने बनाई है। एक फिगर में टॉर्क सेंटर के ऊपर है, सॉरी फोर्स सेंटर के ऊपर है। आप बताएंगे सबसे फर्स्ट फिगर में जहां पर मैं अपना हाइलाइटर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर कैपिटल एफ का टॉर्क किस तरफ आएगा? सर परपेंडिकुलर टू द क्लॉक प्लेन आएगा, ये मतलब क्लॉकवाइज आउटवर्ड साइड। क्लॉकवाइज आएगा, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्लॉकवाइज। सेकंड केस में इस फोर्स का सेंटर के अबाउट कोई टॉर्क ही नहीं आएगा। और थर्ड केस में अगर आप सेंटर के अबाउट फोर्स की टॉर्क देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। तो क्या हो रहा है, ये सब अलग अलग कंडीशंस हो रही हैं। तो इतना आसान नहीं होता हमारे लिए कि हम फ्रिक्शन को डायरेक्ट बता देंगे कि किधर लगेगा। ये थोड़ा टफ पार्ट आता है हमारे, इसीलिए इसको रोटेशनल मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं हम लोग। सर हाँ बताओ। सर जो बीच वाला फिगर है हम्म सर, उसमें सर मुझे ऐसा लग रहा था कि सर जो बॉटम वाला पॉइंट है सर, वो पीछे मूव करने की टेंडेंसी होगी उसकी। नहीं देखो, मिडिल वाले फिगर में टॉर्क तो आया नहीं ना, जो आपने फोर्स लगाई उससे कोई टॉर्क तो आई नहीं। मिडिल फिगर में हमने फोर्स लगाई है सेंटर पे, तो कोई टॉर्क तो आया नहीं। तो ये बॉडी रोटेट कैसे करेगी? ये तो सिर्फ आगे स्लाइड कर जाएगी। और जब ये आगे स्लाइड कर जाएगी, सुनना आप, जब ये आगे स्लाइड कर जाएगी ना, तो बॉटम पॉइंट आगे स्लाइड करेगा, इसलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ ही आएगा और वो फ्रिक्शन इसको एक टॉर्क प्रोवाइड कर देगा। यस सर। तो हम उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी, फिर बोल रहा हूँ उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था आपको इस एग्जाम्पल से, कि बॉडी एट रेस्ट वाले एग्जाम्पल से, कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देखने के लिए आपको और भी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं। उन और चीजों में क्या होता है कि फोर्स आप किधर की तरफ लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड होता है। ये प्रॉब्लम बॉडी इन मोशन में नहीं आती है, रेस्ट वाले में प्रॉब्लम आती है, मोशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि मोशन में तो आपको पता होता है कि वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, तो वहां वेलोसिटी देखनी होती है, फोर्सेस नहीं देखने होते हैं आपको। समझो, काइनेटिक फ्रिक्शन आसान क्यों होता है कि आपको सिर्फ ये पता करना होता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगा दीजिए। फोर्सेस क्या लग रही है उससे मतलब ही नहीं होता काइनेटिक फ्रिक्शन को। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में क्योंकि बॉडी चल तो रही नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि वेलोसिटी की कोई डायरेक्शन है इसके अंदर। तो हमें फोर्सेस को देखना पड़ता है, टॉर्क को देखना पड़ता है, कई सारे पैरामीटर कंसिडर करने के बाद मालूम चलता है कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा या बैकवर्ड लगेगा। ये प्रॉब्लम है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के साथ में। आई बात आपको समझ में कि डिफरेंस क्या है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिफिकल्ट क्यों हो जाता है हमारे लिए। यस सर। और रोलिंग में यही प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि रोलिंग में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, वो जीरो वेलोसिटी पर है। तो एक तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेशनरी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर स्टेशनरी है तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके की सिचुएशन हुई कि एक ब्लॉक रेस्ट पे है। तो सिर्फ रेस्ट पे होने से आप फ्रिक्शन नहीं बता सकते अनलेस अनटिल आपको ये पता ना हो कि फोर्सेस किधर लग रहे हैं उसके ऊपर, टॉर्क किधर लग रहा है उसके ऊपर। तो ये डिटेल्ड स्टडी तो रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए वेट करना होगा आपको, अभी तो ये सब नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, क्योंकि फिर वो चैप्टर से डेविएट कर जाएंगे। देखो, यही आपसे कहा गया कि फॉर एनी स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन इज शोन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द स्लाइडिंग और अपोजिट टू टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। बट फॉर रोलिंग मोशन इट इज नॉट लाइक फ्रिक्शन इज, इट इज नॉट लाइक मतलब वैसा नहीं है कि आप कह सकते हो इट इज नॉट लाइक कि फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ अ व्हील।
कहने का मतलब आप ये नहीं कह सकते कि अगर ये व्हील फॉरवर्ड मोशन कर रही है ना, पूरी पूरी व्हील फॉरवर्ड जा रही है, आगे जा रही है, तो आप ये कंसेप्ट न लगाना, ये मिसकंसेप्शन है आपका। ये कई लोग ये सोचते हैं कि व्हील फॉरवर्ड जा रही है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा होगा, ये गलत कंसेप्ट है। क्योंकि आपको व्हील को नहीं देखना कि पूरी व्हील किस तरफ चल रही है, आपको देखना किसको है, व्हील के बॉटम पॉइंट को देखना है। तो बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, इसीलिए पहली बात तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन रोड के बीच में और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में लग रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0 वेलोसिटी, यानी कि आप एक स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन दिखा रहे हो। स्टेशनरी पॉइंट पर फ्रिक्शन जब भी दिखाएंगे वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इस कंसेप्ट को तो फिलहाल आप ना फॉलो करिएगा कि फॉरवर्ड मोशन है तो बैकवर्ड फ्रिक्शन हो जाएगा। ये स्लाइडिंग बॉडीज में तो ठीक है, रोलिंग बॉडीज में ठीक नहीं है। सर उस वाले फिगर में टॉर्क आपका क्लॉकवाइज था तो आपका फ्रिक्शन सर राइट साइड लगेगा ना? नहीं, ऐसे नहीं बता पाएंगे बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ, रोलिंग में सिर्फ टॉर्क और देखिए दोनों देखने पड़ते हैं, टॉर्क एंड फोर्स। दो इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, एक टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी आपको, और एक एफ इक्वल टू एम ए की। और इन दोनों के कम्बिनेशन से फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड होती है। उस पर आप ना जाएं, अभी बता रहे, वो बहुत लेंदी टॉपिक है, वो पूरा पूरा एक ओके लेक्चर सर, होगा। ओके सर, रोलिंग में इसको करेंगे, गारंटीड करेंगे। ओके। देखिए फ्रिक्शन, देखो क्या लिखा है, रिमेंबर फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स एंड ओनली बॉटम पॉइंट ऑफ द व्हील इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस। इस बात को समझो पहले आप। ओनली बॉटम पॉइंट, व्हील के और कोई पॉइंट का कांटेक्ट नहीं है, ओनली बॉटम पॉइंट ऑफ द व्हील इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस एंड दैट बॉटम इज मोशनलेस, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक इन नेचर। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हील के केस में, पर्टिकुलर व्हील्स के केस में क्या कहा जा रहा है आपसे, कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा इज शोन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटीज तो हमको पता नहीं है कि वो किधर स्किड करेगा, मतलब कई बार गाड़ी ओवर स्पीड करोगे तो स्किड कर जाएगी या फिर स्लिप कर जाती है स्लिपरिंग सर्फेसेस पे। तो हमको कई सारी कंडीशंस को एनालाइज करके ही फ्रिक्शन दिखाना पड़ेगा। मेनली अभी तक के पॉइंट से कंक्लूजन ये आ रहा है आपके सामने, पॉइंट ऑफ कंक्लूजन ये है कि जो व्हील वाले केसेस होते हैं, पहिए जहाँ पे होते हैं, रोलर्स जहाँ पे होते हैं, रोलर्स रोलर्स वाले केसेस का फ्रिक्शन फोर्स आप इतनी आसानी से नहीं दिखा सकते। दूसरा, कांटेक्ट पॉइंट 0 वेलोसिटी पर होने की वजह से ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तीसरा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, और कभी कभी 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि हम क्या आंसर देंगे। और इसी के लिए अब मैं आगे कुछ केसेस आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, वन बाय वन, उसको देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा। बट इसके पहले एक और डिस्कशन मैं आपसे करूंगा, ये डिस्कशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यस और नो करके आपको आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद से हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट आपसे कह रहे हैं कि मान लो फ्यूल आपका खत्म हो जाए, टू व्हीलर में दो लोग बैठे हैं, एक राइडर और एक इसके पीछे को राइडर, दो लोग बैठे हैं, एक आगे बैठा है, एक पीछे बैठा है। सपोज द फ्यूल इज ओवर। अब आपसे कह रहे हैं कि बीइंग सिटेड ऑन द बाइक, मतलब बाइक पर बैठे बैठे जो को राइडर है, मतलब जो पीछे बैठा हुआ पर्सन है, क्या वो आगे वाले पर्सन को पुश करके एक्सेलरेट कर सकते हो? मतलब बाइक पर बैठे बैठे नो सर। हाँ, जो सीट पर पीछे बैठा है या बैठी है वो आगे वाले को धक्का दे दे, जो बाइक चला रहा है या चला रही है, उसको धक्का दो अगर आप बैठे बैठे, तो क्या बाइक एक्सेलरेट कर जाएगी? नो सर। नहीं करेगी। लेकिन अगर वो को राइडर, मतलब जो पीछे बैठा हुआ पर्सन है, अगर वो को राइडर अपनी सीट से उतर करके ग्राउंड पे चला जाए और फिर बाइक को धक्का दे, तो होगा सर। अच्छा, क्या डिफरेंस हुआ? मतलब पहले वाले में आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, दूसरे वाले में यस होगा, और यही चीज मैंने कार में ली है। क्या कार में बैठे बैठे, बीइंग सिटेड इन द कार, पर्सन्स जो कि बैक सीट पर बैठे हैं, पीछे वाली सीट पर, जिसमें दो तीन लोग बैठते हैं पीछे वाली सीट पर, क्या वो एक्सेलरेट कर सकते हैं कार को बाय पुशिंग द फ्रंट सीट? नो। हाँ, अगर वो कार से उतर जाए, दरवाजा खोल के कार से उतर जाए और जमीन पे जाकर के कार को पीछे से धक्का दे, तो तो हो सकता है। गेट आउट ऑफ कार एंड पुशेस द कार फ्रॉम आउटसाइड। अब आप कहोगे हाँ अब एक्सेलरेट कर सकते हो। क्या समझ आ रहा है आपको इससे? कंक्लूजन क्या है? सर सर पहले वाले में सर हम लोग सिस्टम के अंदर थे और तब काम कर रहे थे, और दूसरे वाले हम लोग बाहर सिस्टम को पुश कर रहे थे। राइट राइट। बच्चे किसी घर से बातें हो रही हैं, वो थोड़ा सा बंद करें। इंटरनल पुश है ये, और ये आपका एक्सटर्नल पुश हो गया, बाहर से धक्का दे रहे हो। इसी को न्यूटन लॉ में इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स कहा जाता है।
ये इंटरनल हो गया कि कोई भी इंटरनल पुश या पुल करोगे आप तो उससे मोशन जनरेट नहीं होता, मतलब उससे एक्सेलरेशन नहीं आता बॉडीज में। अगर किसी चीज को एक्सेलरेट करना है तो आपको बॉडी के बाहर जाकर के उसको धक्का देना पड़ता है, बॉडी के अंदर बैठ करके धक्का दोगे तो बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आएगी। ये वही बात हो गई कि आप अपने आप को पुश नहीं कर सकते हो। आपसे कहा जाए कि आप खुद को ही अपने आप को ही धक्का दे के दिखाओ, तो हम में से कोई भी अपने आप को तो धक्का दे नहीं सकते, दूसरे को आप धक्का दे सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? यस ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है कैन बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली। यही न्यूटन लॉ बार बार कहता है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर कहीं पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता ना, सुनिएगा किस तरीके से टॉपिक्स आपस में रिलेटेड हैं। इसीलिए आप कहते हो कि अगर कहीं पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मतलब वहां एक्सेलरेशन भी नहीं है, और जहां एक्सेलरेशन नहीं है वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोमेंटम कंजर्व करा देते हो। आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे आप कि जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो हम कह देते हैं कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। रीजन क्या है? एक्सेलरेशन ही नहीं आएगी वहां पर, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा उसका। आ गई बात समझ में आपको? ये दो एग्जांपल बाइक और कार वाले समझ में आ गए? ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया मैंने आपको, Yes, sir. इंटरनल एक्सटर्नल समझने के। अब आप बताओ, एक और पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ, जो मतलब पहले मैं ना आपका ब्रेन क्लियर कर रहा हूँ, मतलब सफाई चल रही है अभी, उसके बाद टॉपिक पर आएंगे। जितने गलत कंसेप्ट माइंड में है पहले वो बाहर निकल जाएं, उसके बाद सही कंसेप्ट को फीड करेंगे। दूसरा पॉइंट, हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारी बाइक या फिर कार या जो भी है वो एक्सेलरेट किसकी वजह से होती है? इसका क्या आंसर दोगे? बाइक या कार एक्सेलरेट किसकी वजह से होती है? तो या साइकिल, चलो साइकिल की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, आप बाइसाइकिल की बात करो। एक्सटर्नल फोर्स। नहीं, तो बाइसाइकिल में जो हम, अगर मैं पूछूं कि बाइसाइकिल एक्सेलरेट होती है तो उसका क्या रीजन होगा? बाइसाइकिल के एक्सेलरेशन का कॉज क्या होगा? सर फ्रिक्शन, आगे वाले टायर में आगे की तरफ लगता है। फ्रिक्शन होगा, मतलब पैडल मारने से क्या एक्सेलरेट होते हैं? नहीं, फ्रिक्शन। समझ आया? पैडल से क्यों नहीं हो सकते? या कार में एक्सेलरेट करने के लिए क्या कार का इंजन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं नहीं सर। उसमें जो पेट्रोल और डीजल डाल रहे हो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है? नहीं है। क्या रीजन है? ये सब कार, नहीं सुनो तो रीजन क्या है? ये सब कार के अंदर है, कार का इंजन कार के अंदर है, समझ रहे हो आप इसको? वही बात हो गई कि इंटरनल पुश करके आप किसी बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। पेडलिंग, इंजन, मोटर, ये सब कार के अंदर अंदर है, कोई चीज कार के बाहर नहीं है, ये सब इंटरनल फोर्सेस में चले जाएंगे, इनकी वजह से आप एक्सेलरेट नहीं करते हो। तो अगर कोई बाइक या कार एक्सेलरेट या रिटार्डेट हो रही है तो उसका आंसर पेडलिंग नहीं हो सकता, उसका आंसर कार का इंजन नहीं हो सकता, बाइक का इंजन नहीं हो सकता, उसका आंसर कुछ बेसिकली क्या आंसर होगा कि अगर कोई चीज स्लो डाउन हो रही है या फास्ट हो रही है तो इसका क्लियर आंसर है कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। और टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स पर रोड के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स अगर कहीं पर एक्सेलरेट हो रहे हैं या रिटार्डेट हो रहे हैं तो उनका सीधा सीधा कॉज फ्रिक्शन फोर्स बनना चाहिए। फ्रिक्शन की वजह से आप एक्सेलरेट करोगे, फ्रिक्शन की वजह से ही आप रिटार्डेट करोगे। फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स एक्सटर्नली अवेलेबल नहीं है। फोर्सेस हैं बट इंटरनल है। इंटरनल फोर्सेस से अगर आप बॉडी एक्सेलरेट होती तो ये पहला वाला पॉइंट भी कर जाता और यहाँ पर भी ये पॉइंट सक्सेसफुली आप कर पाते। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, ड्राइविंग अ टू व्हीलर मॉडल्ड एज अ पार्टिकल। ये बात समझो आप, क्योंकि हम क्या करेंगे, दो तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। आप उसको एज अ पार्टिकल मानते हो सर, जी। अगर एक्सीलरेशन के लिए वो फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है तो सर इंजन टू इंजन वेरी क्यों करता है, मतलब कारों में एक्सीलरेशन? देखिए इंजन का काम या पैडल मार, देखो इंजन छोड़ दो, आप पैडल मार के क्या करते हो ये बताइए आप मुझे। पैडलिंग से क्या करते हो? जो काम पैडलिंग से करते हो वही काम इंजन करता है। देखिए पैडल में मैकेनिकल वर्क होता है और इंजन में मोटर के थ्रू होता है, इतना ही फर्क है। मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल में क्या फर्क है? बाईसाइकिल में आप अपने पैरों का यूज करते हो और मोटरसाइकिल में मोटर वो काम कर रही है।
आप पैडल मार के या इंजन लगा के या मोटर लगा करके ना पहियों को घुमाने का काम करते हो, रोटेशन का काम करते हो, उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। तो इंजन्स की अलग अलग पावर से आपके व्हील के रोटेट करने की स्पीड बदलती है, आरपीएम जिसको बोलते हो। आरपीएम कभी भी अगर आप कार वगैरह में चेक करेंगे ना, तो कार कंपनीज आरपीएम को ज्यादा प्रमोट करती हैं कि व्हील्स कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट कर सकती है। किसी भी कार की कंपनी का आप देखना, कभी ऐड देखना आप, तो वो आरपीएम पर ज्यादा फोकस करते हैं कि टायर का साइज क्या है और टायर की आरपीएम क्या है और उसका इंजन कितना पावरफुल है। कभी किसी कार की कंपनी ने एक्सेलरेशन को क्लेम नहीं किया होगा यार। यस सर, टॉर्क को किया। टॉर्क क्लेम करते हैं कि टॉर्क कितना मिलेगा, आरपीएम कितने होंगे, वो काम है इंजन का। देखो अच्छा आप इसको समझा रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ हम लोग दो तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे यार। एक मॉडल्ड एज अ पार्टिकल, मतलब हम साइकिल को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, एक पार्टिकल मानेंगे, एक पॉइंट। और इसी के नेक्स्ट बाद अगला आर्टिकल मैं आपको कराऊंगा, दिखा दे रहा हूँ आपको क्या करना है मेरे को। वहां पर मैं इसको एक ऑब्जेक्ट मानूंगा। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको ऑब्जेक्ट मानते हो या पार्टिकल। जब हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हम फ्रंट व्हील और रियर व्हील को अलग अलग डिस्कस करेंगे। फ्रंट व्हील अलग, रियर व्हील अलग। ये तब होगा जब आप टू व्हीलर को ऑब्जेक्ट मानते हो। और अगर आप इसको पार्टिकल मान रहे हो तो आप फ्रंट व्हील और रियर व्हील को सेपरेट डिस्कस नहीं करोगे, सिंगल आंसर देना होगा मुझे। तो अब आप सिंगल आंसर दें। ड्राइविंग एट कांस्टेंट स्पीड में आपसे पूछा जाएगा कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन द साइकिल। मैं इसमें फ्रंट और रियर व्हील की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि साइकिल को मैं एक पार्टिकल मान रहा हूं। तो फ्रिक्शन ऑन साइकिल किधर की तरफ होगा, ये आप आंसर दें। इसकी क्या डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी या बैकवर्ड। मान लो अगर ये साइकिलिस्ट फॉरवर्ड जा रही है, मोशन इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट स्पीड पे हो रहा है, स्पीड नहीं बदल रही इसकी। तो ऐसे में इस पूरे साइकिल पर फ्रिक्शन फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा लेफ्ट साइड पे। हाँ, स्टैटिक आएगा और लेफ्ट साइड पर। ठीक है, देखिए पहली बात बच्चा ये फिर समझो, मेरी बात तो समझो आप। देखो आप इस पूरे साइकिल और राइडर, साइकिल और साइकिल चलाने वाली लड़की या लड़का जो भी है, इस पूरे को आप एक पार्टिकल मान लो। ये पूरी चीज आपके लिए एक पार्टिकल है, पूरी चीज। आप इसमें फ्रंट व्हील, रियर व्हील, साइकिल की लेंथ, साइकिल की हाइट, ये सब कंसीडर नहीं कर रहे हो, आप इसको छोटा सा पार्टिकल मानते हो। तो एक तरीके से एक एम मास का पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। एम मास का पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। दैट मींस इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा इस पूरे साइकिल को, अगर आप जीरो। और पीछे मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि कोई भी एक्सेलरेशन साइकिल या कार में अगर होगा तो वो किसकी वजह से होगा, ये तो डिस्कस हुआ आपसे, एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। तो फ्रिक्शन ऑन द साइकिल क्या बोला जाएगा, आंसर जीरो, नहीं लगेगा फ्रिक्शन। जी सर। देखो क्या हुआ, फिर वही बात हो गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो व्हील का बॉटम पॉइंट है जो जमीन के ऊपर है, वो तो जीरो वेलोसिटी पर है ना यार, वो v0 है। तो ये वो सिचुएशन हो गई आपकी, ये वाली सिचुएशन कि कोई बॉडी जीरो वेलोसिटी पर है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो अगर आप कुछ करोगे ही नहीं और वो जीरो वेलोसिटी पर है तो फ्रिक्शन तो जीरो ही लगेगा। हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे होते, पैडल वैडल मार रहे होते, ज्यादा तेज मार रहे होते, तो स्पीड बढ़ती ना फिर। आई बात समझ में आपको? जी सर। सेकंड केस में बताइएगा, सेकंड केस में क्या आंसर होगा। सेकंड केस में भी फिर बोल रहा हूं, आप इसको एक पार्टिकल मानिएगा, अलग अलग ना माने आप, बहुत फॉरवर्ड्स लगेगा। लॉजिकल आंसर दीजिए। ये पूरा एक एम मास का पार्टिकल हो गया और इसकी एक वेलोसिटी है जो इंक्रीज हो रही है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, और एक्सेलरेशन अगर है साइकिल में तो वो फ्रिक्शन से ही हो सकता है और किसी से आएगा ही नहीं। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इस केस में आप बोलोगे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, फ्रिक्शन इज फॉरवर्ड। और वही फ्रिक्शन फोर्स को आप इसके बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करेंगे। और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक या काइनेटिक? हम ये मान के चल रहे हैं कि साइकिल बिना स्किड किए हुए चल रही है, बिना स्लिप किए हुए चल रही है। स्टैटिक। तो अगर ये स्टैटिक होगा तो इसको आप म्यूएस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg, और इससे आप m इंटू ए निकाल सकते हो। बट ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पुट की आपने,
यानी इससे आप ये कह सकते हो कि इससे आप साइकिल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हो कि साइकिल की मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू एस इंटू जी हो सकती है, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। और लास्ट केस में फिर से इसको आपने एक पार्टिकल मान लिया, इसको मिला करके आप ऐसे मान लो कि एक एम मास का पार्टिकल है जो कि v स्पीड से चल रहा है, लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है, मतलब बैक साइड पर रिटार्डेशन है, इसका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बैक है, और फ्रिक्शन इसी लॉजिक से बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखा हो गया एज अ पार्टिकल मान करके। आई बात आपको समझ में यहाँ तक? यस सर। ठीक, ये है मॉडल्ड एज अ पार्टिकल। अब आप डिस्कस करिएगा मॉडल्ड एज ऑब्जेक्ट। अब आप इसको पार्टिकल नहीं मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। जब ऑब्जेक्ट मानेंगे तो आपको फ्रंट व्हील और रियर व्हील दोनों को अलग अलग देखना पड़ेगा कि फ्रंट व्हील पे क्या हो रहा है, रियर व्हील पे क्या हो रहा है, और इस तरीके से सारी कंडीशंस को आप देखोगे। तो टोटल 3 केसेस हैं इसके अंदर, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हैं, या इंक्रीजिंग स्पीड पे चल रहे हैं, या फिर डिक्रीजिंग स्पीड पे चल रहे हैं। तो कैसे देखेंगे बताएं आप? देखो, मैं ना इंक्रीजिंग स्पीड वाले केस को डिस्कस करता हूं, सिर्फ इंक्रीजिंग स्पीड वाले को। और एक स्टेटमेंट ध्यान देना कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा कि हम लोग सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। बार बार बोल रहा हूं आपसे, लॉजिक पकड़ लीजिएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आप रियर व्हील पे आइए। रियर व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट, रियर व्हील का बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास V0 है, ठीक। अब आपसे पूछो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग नाउ। अगर साइकिल की स्पीड बढ़ रही है तो आप क्या कर रहे होगे वहां पर, आप सोच के बताओ। आप जो पैडल मार रहे हो, उस पैडल मारने की इंटेंसिटी को कम कर दिया होगा आपने, या पैडल मारने की इंटेंसिटी बढ़ा दी होगी आपने? साइकिलिंग बढ़ा दी होगी। तो बढ़ा दी होगी। ओके, सो हम इसका मतलब फास्ट पैडलिंग कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज फास्ट पैडलिंग। समझ आ रहा है आपको ये चीज? यस। ठीक। और पैडलिंग करने से मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप एक्सेलरेट नहीं होते हो। पैडलिंग करने से पिछला पहिया रोटेट होता है, और जब पिछला पहिया रोटेट होगा ना, तो आप रोटेशन फास्ट कर देते हो अपना। फास्ट पैडलिंग का मतलब फास्ट रोटेशन, और फास्ट रोटेशन करेंगे तो जो बॉटम मोस्ट पॉइंट बी है, उसकी रोटेशन वाली वेलोसिटी आर ओमेगा को आप इंक्रीज कर रहे हो। नहीं आई बात समझ में ये चीज? सर आ रही सर। फास्ट पैडलिंग मतलब फास्ट रोटेशन। फास्ट रोटेशन का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, बॉटम पॉइंट की बैकवर्ड वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हो, पीछे वाली वेलोसिटी को, बॉटम पॉइंट की बैकवर्ड वेलोसिटी को आप बढ़ा रहे हो। तो जब आप व्हाट वी आर डूइंग इज फास्ट पैडलिंग, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ा रहे हो आप, आर ओमेगा वाली वेलोसिटी आप बॉटम पॉइंट पर बढ़ा रहे हो। तो बॉटम पॉइंट की बैकवर्ड वेलोसिटी को आप बढ़ा रहे हो, पीछे वाली वेलोसिटी को, बैकवर्ड वेलोसिटी को आप पैडल मार के बढ़ा रहे हो। अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगाओगे? पिछले व्हील पर, मतलब बॉटम बैकवर्ड। नहीं, बैकवर्ड तो आप उसको लेके जा रहे हो ना। फास्ट पैडलिंग से बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी बैकवर्ड हो रही है, तो बैकवर्ड स्लिप Forward करना चाहे, लगेगा। बॉटम पॉइंट बैकवर्ड स्लिप करना चाहेगा, वो चाहेगा बैकवर्ड चले जाए, जी। तो फॉरवर्ड लगेगा। फॉरवर्ड लग जाए। तो फ्रिक्शन उसको हाँ, फ्रिक्शन उसको अपोज करने के लिए रियर व्हील पर फॉरवर्ड साइड पर लगेगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये एफ रियर व्हील, देखिए एक बार फिर समझो, होता क्या है नॉर्मल कंडीशंस में, क्या होता है कि रोटेशन वाली वेलोसिटी आर ओमेगा और ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी वी बराबर होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में आपके बॉटम पॉइंट पर दो वेलोसिटीज होती हैं, एक रोटेशन वाली वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में, एक ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ट्रांसलेशन वाली v होती है, रोटेशन वाली आर ओमेगा होती है, और नॉर्मल कंडीशंस में v बराबर आर ओमेगा होता है, इसीलिए बॉटम पॉइंट के पास जीरो वेलोसिटी है। लेकिन अगर आप आर ओमेगा को इंक्रीज कर दो, सपोज करो पैडल मार करके आप आर ओमेगा की वैल्यू को बढ़ा देते हो, तो बॉटम पॉइंट का ओवरऑल मोशन किस डायरेक्शन में होने लगेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब नॉर्मल कंडीशंस में v और आर ओमेगा बराबर है नॉर्मल कंडीशंस में, उस टाइम पर तो बॉटम पॉइंट के पास आप जीरो वेलोसिटी कहते हो। लेकिन अगर आप फास्ट पैडलिंग करते हो तो आर ओमेगा को इंक्रीज कर देते हो आप। जब आप आर ओमेगा को इंक्रीज कर देंगे तो उसी बॉटम पॉइंट के पास बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी रह जाएगी कम,
यानी ओवरऑल ये बॉटम पॉइंट बैकवर्ड स्लिप करना चाहेगा, पीछे की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा, और जब ये पीछे की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन उसी को प्रिवेंट करने के लिए रियर व्हील के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हुआ क्लियर? सर यानी फ्रिक्शन ये कोशिश करता है कि V और R ओमेगा बराबर हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट। मतलब फ्रिक्शन V और R ओमेगा की इक्वलिटी को मेंटेन करेगा हमेशा, कि अगर आप पैडल मार करके R ओमेगा को बढ़ा रहे हो तो फ्रिक्शन वेलोसिटी को बढ़ा देगा, V को बढ़ाएगा। बोलो बच्चा, समझ आया तो आगे बढ़ें फिर। यस सर। बाकी लोगों को भी ठीक है? जी सर, क्लियर है। चलिए, अब इससे क्या होता है, तो व्हाट वी आर डूइंग फास्ट पैडलिंग, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, फास्ट पैडलिंग दैट मीन्स एक तरीके से आप इंक्रीज कर रहे हो आर ओमेगा ऑन द रियर व्हील को। आपने रियर व्हील पर आर ओमेगा को बढ़ाया। मैं एक बार पूरा लिख दे रहा हूँ क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। जब आर ओमेगा ऑन द रियर व्हील को बढ़ाया तो जो बॉटम पॉइंट है, मैं पूरी बातों को लिख भी रहा हूँ, बॉटम पॉइंट टेंड्स टू स्लिप बैकवर्ड, टेंड्स टू स्लिप बैक। फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको अपोज करेगा। ये पूरा मैंने जो भी बोला है उसको लिख भी दिया ताकि आप समझ जाइएगा। अब जो ये फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो क्या करेगा, फ्रिक्शन जो रियर व्हील पर फॉरवर्ड लगा, यही फ्रिक्शन साइकिल को अब एक्सेलरेट भी कर देगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो साइकिल के मोशन की डायरेक्शन में आ रहा है। साइकिल जिस तरफ जा रही है उसी साइड फ्रिक्शन फोर्स अगर लग रहा है तो ये फोर्स तो पूरे साइकिल को फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा, पूरे साइकिल को। अब इससे फ्रंट व्हील पर क्या होगा, फ्रंट व्हील की बात करिए। फ्रंट व्हील में भी सेम सिचुएशन है, सुनो। फ्रंट व्हील पर भी सेम सिचुएशन है। फ्रंट व्हील के बॉटम पॉइंट पर V फॉरवर्ड है और फ्रंट व्हील के बैकवर्ड पॉइंट पर R ओमेगा है, V और R ओमेगा। क्या पैडल मार करके आप फ्रंट व्हील को भी फास्ट रोटेट कर सकते हो? क्या पैडलिंग से फ्रंट व्हील के रोटेशन का कोई कनेक्शन नहीं होता सर। है? नहीं सर। नहीं होता, क्योंकि चेन नहीं जो पैडल की चेन होती है वो पिछले पहिए से कनेक्ट होती है, अगले पहिए से कनेक्ट नहीं होती। तो पैडल मारने से आपने क्या किया, पिछले पहिए के आर ओमेगा को बढ़ाया था, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लगा फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड फ्रिक्शन पूरे साइकिल को जब फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो ये V इंक्रीज कर जाएगा, साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। और जब साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी तो फ्रंट व्हील के बॉटम पॉइंट का मोशन अब किस तरफ होने लगेगा, फॉरवर्ड। 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 तो फ्रंट व्हील के बॉटम पॉइंट पर फॉरवर्ड मोशन ज्यादा होगा वेलोसिटी बढ़ने से, बैकवर्ड मोशन कम रह गया, फॉरवर्ड मोशन ज्यादा हो गया। ओवरऑल इसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की होगी। नाउ फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा फ्रंट व्हील पे, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन आप फ्रंट व्हील पर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये जो लाइन सुनने में आपको बड़ी छोटी लगती है ना, कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमको ये देखना पड़ता है कि व्हाट वी आर डूइंग। ये लाइन सुनने में समझ में नहीं आती कि इसका क्या मतलब है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तब व्हाट वी आर डूइंग में आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। फर्स्ट, वी इंक्रीज द स्पीड ऑफ पैडल। सेकंड, एज अ रिजल्ट rear wheel rotates faster. Third, due to fast rotation of rear wheel, the bottom point tends to move backward. Fourth, friction comes in the forward direction to oppose that fast rotation. To oppose the fast rotation, friction on the rear wheel comes in the forward direction. Fifth, due to forward friction on the rear wheel, the speed of cycle increases. Sixth, due to increase in the speed of cycle, the bottom point of the front wheel now moves forward, and to oppose that, friction acts in the backward direction. ये पूरी सीक्वेंस समझ में आई आपको, जो 7-8 पॉइंट्स बोले? सर इसमें फर्स्ट स्टेप में मुझे सर ये डाउट हो रहा है कि जो उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा सर वो तो हमेशा जीरो पे ही रहना चाहेगा, वो जीरो ही रहना चाहेगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो सर वो वाले पॉइंट की वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होगी? नहीं, देखो एक्चुअली क्या होता है कि बॉटम पॉइंट में दो वेलोसिटीज आप समझिए, सुनिए। एक वेलोसिटी आपके पास v है और एक वेलोसिटी r ओमेगा है, ठीक है? ये दोनों बराबर होना चाहेंगे, ये r ओमेगा और v। तो r ओमेगा तो रोटेशन से आता है, समझिए, r ओमेगा आपके रोटेशन से आता है, और v जो होता है वो साइकिल के मोशन से आता है, मतलब ट्रांसलेशन से आता है।
अब आप सुनो मेरी, यही तो मैं समझा रहा हूँ। पिछले वाले पहिए पर क्या हो रहा है, पिछले वाले पहिए पर पेडल मार के आप इनमें से किसको इंक्रीज कर रहे हो? सर ये आर ओमेगा वाले को। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग से शुरुआत करो ना। हमने पेडलिंग फास्ट करी तो हमने आर ओमेगा को बढ़ा दिया ना, हमने जी आर सर। ओमेगा, यानी हमने बैकवर्ड वेलोसिटी बढ़ा दी। हम्म, ठीक है, जबकि इन दोनों को हमेशा बराबर होना है, इन दोनों को हमेशा एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो अगर आप पेडलिंग से आर ओमेगा को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन की वजह से वी बढ़ेगा, मतलब कोई तो वी को बढ़ाएगा ना। और अभी पीछे हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था कि स्पीड हम लोग पेडल मार के नहीं बढ़ा सकते, इंटरनल पुश करके आप किसी भी बॉडी की स्पीड नहीं बढ़ा सकते। जी सर जी। तो अगर बॉडी में स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है तो ये फ्रिक्शन से हो सकता है सिर्फ। जी जी। आई बात समझ में आपको? अच्छा अच्छा, जी जी सर, ओके ओके सर, ओके। और फ्रंट व्हील पर क्या होता है? फ्रंट व्हील पर फ्रिक्शन की वजह से ये वी बढ़ जाता है, फ्रिक्शन की वजह से ये वी बढ़ता है फ्रंट व्हील पर। जी सर। तो फ्रंट व्हील पर फ्रिक्शन ने जब वी को बढ़ाया, मतलब पिछले वाले पहिए के फ्रिक्शन से, पिछले वाले पहिए के फ्रिक्शन की वजह से जब साइकिल की स्पीड बढ़ेगी तो फ्रंट व्हील पर फॉरवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज कर जाती है। जी तो सर। अब हमें बैकवर्ड वेलोसिटी बढ़ानी है अपनी, तो बैकवर्ड वेलोसिटी बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा। ओके सर, ओके ओके ओके, समझ गया सर। क्लियर हो गया सभी को भाई? Yes. यस ठीक है सर। ना, चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो पॉइंट लिखे थे मैंने इनको हटाते हैं जरा यहाँ से, क्योंकि हमें इसमें कुछ और भी काम करना है। तो अब हम थोड़ा सा इसको पहले इरेज करेंगे और उसके बाद आते हैं वापस। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो गई क्लियर? व्हाट वी आर डूइंग, इस बात को समझ लो बच्चा लोग आप लोग, क्योंकि इसी में स्टूडेंट्स क्या होता है ना, वो फॉर्मूले से चलते हो आप लोग, और फॉर्मूले से चलोगे तो कभी प्रॉपरली आंसर नहीं आएगा। तो अब हम इसके प्रॉपर डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो हम दो फ्रिक्शन दिखाएंगे, ठीक है। इन दो फ्रिक्शंस के अलावा हम और भी फोर्सेस दिखाएंगे यहाँ पर। इन दो फ्रिक्शंस के अलावा, इन दो फ्रिक्शंस के अलावा आप रियर व्हील पे नॉर्मल रिएक्शन दिखाओगे, फ्रंट व्हील पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे, ठीक है जी। उसके अलावा इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं ना कहीं इस पूरे साइकिल और उसको चलाने वाले पर्सन को मिला करके ओवरऑल एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास पर आप एक mg का फोर्स भी दिखाएंगे। मतलब जब आप इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे ना, होता यही होता है कि जब आप पार्टिकल मानते हो तो आप फोर्सेस कहाँ दिखा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट मानते हो तो फोर्सेस की प्रॉपर लोकेशन दिखानी पड़ती है ताकि उनमें टॉर्क वगैरह को कंसिडर किया जा सके। तो हम नॉर्मल दिखा रहे हैं ऑन द रियर व्हील, नॉर्मल ऑन द फ्रंट व्हील, फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील, उसके अलावा mg। इसमें m टोटल है, साइकिल का भी मास है और उस लेडी का भी मास है जो उसको चला रही है, टोटल मास है साइकिल का mg। इतने फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर लगेंगे और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। अब हम क्या क्या इक्वेशंस बनाएंगे इसमें, हम क्या क्या इक्वेशंस बनाएंगे देखो। तो अब आप अगर इक्वेशंस यहाँ बनाना चाहते हो तो इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे समझिएगा। सबसे पहले इस एक्सेलरेशन को लेकर के एक इक्वेशन बनाओगे, मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू द नेट फोर्स। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू, अब आप बताओ एक्सेलरेशन के पैरेलल डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है यहाँ पर। तो डायग्राम को देखो आप, और एक्सेलरेशन के पैरेलल वाली फोर्सेस को देखा जाए, एफ आर माइनस एफ FR minus माइनस मतलब एफ। FR minus FF. मतलब फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील माइनस फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रियर व्हील प्लस नॉर्मल रिएक्शन ऑन द फ्रंट व्हील मिला करके बैलेंस कर रहा होगा mg को, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी। और तीसरी इक्वेशन जो है वो ना, वो थोड़ा सा अब आपसे उम्मीद ये कर रहे हैं कि हमने टॉर्क बीच में डिस्कस किया था एक बार, तो आप थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको टॉर्क्स का होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं। तो तीसरी इक्वेशन आप क्या लगाओगे, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जो होगा ना शुड बी जीरो, क्योंकि कोई इसके अंदर ओवरऑल टॉपलिंग नहीं हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास इसको कह रहे हैं, जो साइकिल और इस लेडी को मिला करके सेंटर ऑफ मास बनेगा उसकी बात कर रहे हैं। उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन देता हूँ, स्पेसिफिकेशन मैं दूसरे वाले फिगर में दे रहा हूँ आपको, कि पिछले साइकिल के सेंटर में और अगले साइकिल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 टाइम्स ऑफ डी मान रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ डी। और सेंटर ऑफ मास जो है, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास इस पूरे साइकिलिस्ट का, वो आप ये मानेंगे कि वो ग्राउंड से कुछ h हाइट के ऊपर है, एट द हाइट ऑफ h, ये मान लें
h सेंटर ऑफ मास। तो इससे हमें टॉर्क कैलकुलेट करने में बेनिफिट हो जाएगा आपको, है ना। देखो कैसे होगा टॉर्क, जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क बताइएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन जो रियर व्हील पे लग रहा है वो, ठीक, कितने डिस्टेंस पे है, वो सेंटर ऑफ मास से उसका क्या डिस्टेंस बन रहा होगा, अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास उसका देखा जाए डी है। डी डी डी, तो उसको डी से मल्टीप्लाई करिए, टॉर्क आ जाएगा। फिर ये टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये भी देखने वाली बात है। तो जो फ्रंट व्हील, सॉरी रियर व्हील पे जो नॉर्मल है उसका टॉर्क अगर साइकिल के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हो आप, तो ध्यान से देखो ये क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आएगा ना, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फ्रंट व्हील पे लग रहा है इसको देखो आप, फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील, और वो कितने डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ मास से, तो फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील का डायरेक्शन ग्राउंड के पास है, ये डायरेक्शन है फ्रिक्शन ऑन द फ्रंट व्हील का। और वो सेंटर ऑफ मास से उसका अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास विल बी दिस हाइट h, तो मल्टीप्लाइड बाय h सेंटर ऑफ मास। ये भी क्लॉकवाइज आएगा। टॉर्क की डायरेक्शन आप वेरीफाई करना है, ये दो क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहे हैं। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा आएगा वो बता दे रहे हैं आपको। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो आएगा वो फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील से आएगा, फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील मल्टीप्लाइड बाय h सेंटर ऑफ मास, और नॉर्मल ऑन द फ्रंट व्हील मल्टीप्लाइड बाय d। तो टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अदरवाइज पूरी साइकिल पलट जाएगी, जिसको टॉपलिंग कहते हैं, टॉपलिंग, कि पूरी बॉडी पलट जाएगी। ये टोटल 3 इक्वेशंस बन रही हैं आपकी। अरे आ रहा समझ में आपको 3 इक्वेशंस, एक साइकिल के एक्सेलरेट करने के लिए न्यूटन लॉ F इक्वल टू ma, एक वाई डायरेक्शन में मोशन नहीं है, वाई डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, और तीसरा क्योंकि पूरी साइकिल टॉपल नहीं कर रही है, लुढ़क मतलब पलट नहीं रही है, तो आप इसके लिए टॉर्क्स भी बैलेंस करोगे। क्लियर हुआ ये चीज? जी सर। ठीक। यस सर। अब आप एक काम करेंगे, देखो आपको एक काम करना है यहाँ पर, ठीक है। वो काम क्या करना है बता दें आपको। इन 3 इक्वेशंस के बाद आपको फर्दर करना क्या है वो आपको बता दे रहे हैं। थर्ड वाली इक्वेशन में आप एक काम करें, ये जो टर्म आप देख रहे हो ना, एफ एफ इंटू एच सी एम, इसको आप राइट साइड पे ट्रांसफर कर दीजिए थर्ड वाले को। तो क्या बन जाएगा, देखो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी थर्ड वाली, एन आर, उधर से एन एफ को लेफ्ट साइड लाएंगे, एन आर माइनस एन एफ इंटू डी इक्वल टू, उधर राइट साइड जब लेके जाएंगे फ्रिक्शन वाले टर्म्स को, तो आपके पास आएगा एफ आर माइनस एफ ऑफ द फ्रंट व्हील एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय एच सेंटर ऑफ मास। समझ आया आपको ये चीज? समझ आया? जी सर। हाँ, तो हम यहाँ से इसे d को राइट साइड ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है। d को राइट साइड ले जाओगे तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में मैथ चल रही है अब तो, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैथ क्या होगी ये, तो d आपका राइट साइड पर आ गया। और ये जो एफ आर माइनस एफ एफ देख रहे हो, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से। क्या रिप्लेस कर सकते हो? एफ आर माइनस एफ एफ को फर्स्ट इक्वेशन से क्या रिप्लेस कर सकते हो? MA तो हम यहीं पर कर दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी पे, इसलिए मैंने कहा था आप अपनी कॉपी यूज करिएगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, और हम इसको रिप्लेस करके अब ma के बराबर कर देंगे। इसको हम अपनी फोर्थ इक्वेशन कह रहे हैं। और अब हम सेकंड वाली इक्वेशन को और फोर्थ वाली इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, और इन दोनों को सॉल्व करके हम ये निकालना चाहते हैं कि नॉर्मल रियर व्हील पे कितना लग रहा है और नॉर्मल फ्रंट व्हील पर कितना लग रहा है, ये सॉल्व करना चाहते हैं। रियर व्हील का नॉर्मल और फ्रंट व्हील का नॉर्मल बाय द इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। तो करें आप लोग कि क्या आएगा, नॉर्मल रियर व्हील पर कितना आएगा, नॉर्मल फ्रंट व्हील पर कितना आएगा, बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तब। और सर नॉर्मल जो रियर व्हील पे है मैं यहाँ वो लिख दे रहा आएगा हूँ। हाँ, सर एन आर इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में ए इंटू एच सी एम प्लस जी अपॉन 2। ठीक, मतलब ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना सही लिखा है गलत लिखा है, मैंने ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन कर रखी है सब। और सर डी, सॉरी 2 कह रहे हैं सर, डी 2D आएगा जी। 2D नहीं आएगा, आप एक बार चेक करना, मेरे हिसाब से ये आंसर्स आएंगे।
नहीं सर, वही वही एनआर वाला सही, वही वाला बना था। ठीक है ना, ये आंसर आ रहा है नॉर्मल रिएक्शंस। जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इंक्रीजिंग स्पीड को डिस्कस किया, अभी दोनों बाकी भी डिस्कस हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब आप इंक्रीजिंग स्पीड को डिस्कस कर सकते हो तो बाकी दोनों आंसर भी इसी से आ जाएंगे। कैसे? कांस्टेंट स्पीड मतलब आप ए को 0 पुट कर दें तो फिर आपका एनआर की वैल्यू हाफ एम जी और एनएफ की वैल्यू हाफ एम जी, मतलब कांस्टेंट स्पीड पे दोनों टायर्स पर सेम प्रेशर लगता है। डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब ए को नेगेटिव कर दीजिए क्योंकि रिटार्डेशन है वो, तो ए को जब नेगेटिव कर देंगे तो भी आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू रियर व्हील पर आ जाएगा हाफ एम जी माइनस एम ए एच सी एम डिवाइडेड बाई डी, और नॉर्मल ऑन द फ्रंट व्हील पे आ जाएगा हाफ एम जी प्लस एम ए एच सी एम डिवाइडेड बाय डी। समझ आया आपको? हमने अपना थोड़ी वर्किंग कम कर दी है अपनी, क्योंकि हमने 3 केसेस अलग अलग डिस्कस करने से अच्छा था कि एक करके और बाकी 2 को थोड़ा सा हम ए का साइन चेंज करके और ए को 0 पुट करके ला सकते हो। बोलिए। यस सर। यस सर। इसका मतलब ड्राइविंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कौन से व्हील पर ज्यादा लोड पड़ रहा होगा, मतलब पिछले वाले पहिए पर लोड ज्यादा आएगा या अगले वाले पहिए पर लोड ज्यादा आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप साइकिल को ड्राइव किन कंडीशंस में कर रहे हो। यूनिफॉर्म स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो या फिर इंक्रीजिंग स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो या फिर डिक्रीजिंग स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो। अलग अलग केसेस में फ्रंट व्हील रियर व्हील के नॉर्मल्स बराबर भी आ सकते हैं और कोई एक ज्यादा भी आ सकता है। सर ये याद नहीं करना ना? नहीं, ये तो डिराइव क्वेश्चंस हैं ये सब यार, ये तो क्वेश्चंस हैं, पूरी वर्किंग है आपकी। यस सर। मतलब अगर ये कभी क्वेश्चंस आएंगे भी तो ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सर ये आ चुका है आईआईटी में। हाँ आते हैं, क्वेश्चन तो आएंगे इसके, वो तो आते रहते हैं इसके क्वेश्चंस। देखिए अगर आप अभी 11th में रहे होते ना तो मैं इस टॉपिक को यहाँ टच भी नहीं करता, मैं इसको रोटेशनल में टच करता टॉर्क वर्क पढ़ाने के बाद। लेकिन आप लोग रिपीटर बैच में थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे सिलेबस को कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, देखो अब एक पॉइंट समझो आप, इनमें से कौन सा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 हो सकता है कभी, मतलब कुछ पॉसिबिलिटी है अगर तो, मतलब कि सर रियर वाला। देखिए मतलब नहीं, इसमें सर फॉरवर्ड वाला। इंक्रीजिंग स्पीड में यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि बोथ टायर्स, दोनों टायर्स रिमेन ऑन ग्राउंड, मतलब कांटेक्ट लूज ना करें, बोथ टायर्स रिमेन ऑन ग्राउंड, रिमेन ऑन सॉरी ग्राउंड, तो ये तभी हो सकता है जब नॉर्मल रिएक्शन रियर व्हील पर भी पॉजिटिव रहे और नॉर्मल रिएक्शन फ्रंट व्हील पर भी पॉजिटिव रहे, 0 ना होने पाए। फिर 0 नॉर्मल का मतलब होता है कांटेक्ट लूज करना। तो रियर व्हील तो 0 कभी होगा ही नहीं, बिकॉज उसमें बीच में प्लस साइन है। 0 होने की पॉसिबिलिटी फ्रंट व्हील की है सिर्फ। तो लिमिटिंग केस में आप क्या कह सकते हो कि क्रिटिकल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, या फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या रख सकते हो आप। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल कैन बी, आप इस फ्रंट व्हील के नॉर्मल को 0 के बराबर कर दे, और जैसे ही उसको 0 के बराबर करोगे आपको एक आंसर मिलेगा G इंटू डी डिवाइडेड बाय H सेंटर ऑफ मास। यानी कि इससे ज्यादा अगर साइकिल एक्सेलरेट होती है, इससे ज्यादा अगर आप साइकिल को एक्सेलरेट करेंगे तो कौन सा टायर कांटेक्ट लूज करेगा, पिछला पहिया कांटेक्ट लूज करेगा या फिर अगला पहिया लूज करेगा? फ्रंट वाला, फ्रंट वाला। फ्रंट, NF 0 हो जाएगा। और डिक्रीजिंग स्पीड में सेम कंसेप्ट है, डिक्रीजिंग स्पीड, बट डिक्रीजिंग स्पीड में रियर व्हील कांटेक्ट छोड़ता है। मतलब ब्रेक लगाओगे ना, अगर आप ज्यादा ब्रेक लगाइए, ये करके भी देखिए, तो कई लोग करते भी हैं। जी सर। अगर आपको पिछला पहिया साइकिल का या बाइक का उठाना है तो आप बहुत फास्ट ब्रेक लगाइए, और अगर आपको फ्रंट व्हील उठानी है तो बहुत तेज एक्सेलरेट करो उसको, एक्सेलरेटर बहुत तेज लो। देखा होगा आपने, यस सर। ये सीन कह यस रहे हैं, सर। ये सीन कह रहे हैं कि फ्रंट व्हील उठाइए, मतलब नॉर्मल बाय द फ्रंट व्हील 0 हो रहा है, और इसने पिछला पहिया उठाया, नॉर्मल ऑन द रियर व्हील 0 किया उसने। दोनों तो नहीं उठा सकते, दोनों तो हवा में जाएंगे नहीं, एक ही टायर उठेगा कोई। तो ब्रेक मारने पर पिछला पहिया उठेगा, एक्सेलरेट करने पर फ्रंट पहिया उठेगा। अगर वो आप एक लिमिट से ज्यादा करते हो, तो एक लिमिट से ज्यादा एक्सेलरेट करते हो और एक लिमिट से ज्यादा रिटार्डेट करते हो, तो एक टायर कोई ना कोई कांटेक्ट लूज करेगा उसका।
आ गई बात समझ में आपको? यस सर। सर वो जो मतलब जो फ्रंट व्हील जैसे कांटेक्ट छोड़ता है ग्राउंड से सर, तो मतलब सर जैसे मतलब कि एंगुलर जैसे आपके वो होता है एंगुलर मोमेंटम सर, अगर चेंज हुआ तो गाड़ी सर मतलब एक तरीके से पलट टाइप की जाती है सर, मतलब गाड़ी नहीं, को अगर गाड़ी का पलटना अलग, नहीं टू व्हीलर कहाँ पलटती है, फोर व्हीलर पलटती है ना। नहीं नहीं सर, जैसे कोई भी गाड़ी को अगर बैलेंस में रखना है सर, जैसे टू व्हीलर है तो उसका एंगुलर मोमेंटम सर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं यार, एक एंगुलर मेंटेन कर। नहीं नहीं भैया, एंगुलर मोमेंटम का बैलेंस से क्या लेना देना है? एंगुलर मोमेंटम ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज हो गई, उसका बैलेंसिंग यानी इक्विलिब्रियम से कोई मतलब ही नहीं है। इक्विलिब्रियम के लिए तो दो ही बातें करो आप, टॉर्क बैलेंस करते रहिए। एंगुलर मोमेंटम का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा हाँ चलो सर वैसे देखो। जैसे जो हाँ बताइए। सर वो जो दो फिगर थे उसमें जो सर मोटरसाइकिलिस्ट होता है सर वो तो एमजी भी कम कर रहा होता है, मतलब मतलब कैसे? नहीं सर एमजी नहीं, मतलब वो अपना थोड़ा सर बॉडी पीछे की तरफ शिफ्ट करता है तो सर तो उससे उससे बॉडी बॉडी पीछे या फॉरवर्ड शिफ्ट करने से ये होता है, आपका ये जो सेंटर ऑफ मास है ना यार, इसको आप या तो फ्रंट व्हील के क्लोज लेके जाते हो या फिर बैक व्हील के क्लोज लेके जाते हो, ठीक है ना। मतलब अभी तो हमने क्या माना है कि सेंटर ऑफ मास तो दोनों टॉर्क बढ़ जाती है एक डायरेक्शन में, टॉर्क टॉर्क एक में बढ़ कम जाती है। हो जाती है। हाँ, लिफ्टिंग आसान हो जाती है। यस अच्छा, एक और पॉइंट लास्ट में डिस्कस करना चाहेंगे यार, देखो ये तो आपका कंसेप्ट हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं, ये कभी कभी आपके क्वेश्चंस में ऐसा दिया जाएगा, कभी कभी आपके न्यूमेरिकल में ये दिया जाता है कि जो ये साइक्लिस्ट है ना, ये जो साइक्लिस्ट है आपके न्यूमेरिकल में कभी कभी ये दिया जाएगा कि 70% लोड रियर व्हील पर पड़ रहा है और 30% लोड फ्रंट व्हील पे आ रहा है, ठीक है। इस टाइप के भी किसी क्वेश्चंस में आपको दिए जाएंगे, लोड शेयरिंग जिसको बोलते हो आप। तो उससे क्या यूज करोगे आप? अगर आप लोड शेयरिंग की बात करते हो तो उसका यूज क्या होगा, देखो। सर 0.3 mg और 0.7 mg कर लेंगे। हाँ, लोड शेयरिंग बाय टायर्स पे अगर आते हैं कि कौन सा टायर कितना लोड शेयर कर रहा है उसका मान लो, तो एज एग्जाम्पल, बिल्कुल एज एग्जाम्पल अगर मैं ये मान लेता हूँ कि 60% लोड ऑन रियर व्हील है। अब वो डिपेंड करता है गाड़ी का कौन सा पोर्शन हैवी है ना, और 40% लोड ऑन द फ्रंट व्हील है। ये डिपेंड करता है यार गाड़ी पे, मतलब इंजन आगे लगा है तो फिर अगला वाला पोर्शन ज्यादा हैवी हो गया, इंजन पीछे लगा है तो पीछे ज्यादा लोड आएगा, साइकिल उसमें कार के केस में, ठीक है जी। ज्यादातर गाड़ियों में इंजन आगे की तरफ लगाते हो तो आगे लोड ज्यादा है, पीछे लोड कम है। तो अगर इस टाइप की चीजें दी जाती है तो हाउ इसको यूज कैसे करोगे यार? इसका यूज क्या है? इसका यूज ये होगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आप देख रहे हो ना, एनआर और एनएफ, ये मिल करके तो एमजी को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आप इनमें से अगर इंडिविजुअली पूछोगे कि एनआर कितना है और एनएफ कितना है तो ये कैसे निकाला जाएगा सेपरेटली, कि एनआर की वैल्यू बताइए और एनएफ की वैल्यू बताइए। तो एनआर और एनएफ को सेपरेट कैलकुलेट करने के लिए हम इस डेटा को यूज करेंगे। 60% लोड ऑन द रियर व्हील का मतलब कि रियर व्हील का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0.6 mg के बराबर रखोगे और फ्रंट व्हील का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आप 0.4 mg के बराबर रखोगे, ये इसका मतलब है। इससे फायदा क्या होगा आपको? अब ये फायदा ये होगा, फर्स्ट इक्वेशन कह रही है कि एफ आर माइनस एफ एफ बराबर एम ए। फर्स्ट इक्वेशन है एफ आर माइनस एफ एफ बराबर एम ए। तो वापस चलते हैं, एफ आर माइनस एफ एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इट वॉज फर्स्ट इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या कह रही है आपसे? थर्ड इक्वेशन, ये जो थर्ड इक्वेशन बनाई है आपने, थर्ड इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर एनआर की वैल्यू और यहाँ पर एनएफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, एनआर की वैल्यू और एनएफ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे, पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चे लोग? यस सर। यस कि अगर मुझे एनआर और एनएफ की वैल्यूज मालूम चल जाए कि एनआर इतना है और एनएफ इतना है, दोनों की वैल्यूज मालूम चल जाती हैं अगर मान लीजिए मेरे को, तो आप एनआर और एनएफ की सेपरेट वैल्यूज निकाल करके, और ये जो इक्वेशन है ना एफ आर माइनस एफ एफ बराबर एम इंटू ए कर रहे हो ना, तो क्योंकि फ्रिक्शन का कनेक्शन डायरेक्टली नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस के साथ होगा,
तो फ्रिक्शन अगर आपको रियर व्हील पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, कितना होगा? रियर व्हील के फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए म्यू इनटू रियर व्हील का नॉर्मल चाहिए होगा, और फ्रंट व्हील के फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है ये निकालने के लिए आपको फ्रंट व्हील का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि फ्रिक्शन ऑन द रियर व्हील की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल ऑफ रियर व्हील, एंड फ्रिक्शन ऑन द रियर फ्रंट व्हील का मैक्सिमम निकालने के लिए आपको इसका म्यू इनटू नॉर्मल ऑफ फ्रंट व्हील। अब ये भी हो सकता है कि म्यू रियर व्हील पे अलग हो और फ्रंट व्हील पे अलग हो। अगर आप अगला पहिया किसी और कंपनी का है, पिछला पहिया किसी और कंपनी का है, ब्रांड है, टायर घिस चुका है, तो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट अब कुछ ये भी नहीं कहा जा सकता, गारंटी भी नहीं ली जा सकती कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो लोग बैठे हैं, जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, वो एक टॉपिक की पूरी रिसर्च कर डालते हैं। मतलब इस पर पूरा रिसर्च करके जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको वो हो सकता है पूछ लें, और नहीं पूछते हैं बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। बट हम लोग तो एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एडवांस मतलब एडवांस एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, जेई मेन के क्वेश्चन जो आ सकते हैं उनकी एडवांस प्रिपरेशन कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे सामने। तो ये इसके अंदर ड्राइविंग के अंदर इतने सारे क्वेश्चंस जो पॉसिबल मुझे दिख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड तक के लिए, इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पे चले जाते हैं, तो वो फिलहाल तो नहीं पूछे जाएंगे आपको, वो बीटेक्स में पूछे जाएंगे, बट 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ तक की चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है भाई? यस सर। Yes, जी sir. सर। ठीक है। और डिक्रीजिंग स्पीड पर एक बात बता दें आपको, डिक्रीजिंग स्पीड पे जब आप जाएंगे ना, डिक्रीजिंग स्पीड पर, तो डिक्रीजिंग स्पीड पर आपको फ्रिक्शन कैसे दिखाएंगे समझो। एक बार फिर से डिक्रीजिंग स्पीड पर फ्रिक्शन कैसे दिखाते हैं वो समझिएगा। पहले आप नॉर्मल कंडीशंस पे जाओ। नॉर्मल कंडीशंस पे क्या होता है? नॉर्मल कंडीशंस पर पिछले पहिए पर बैकवर्ड वेलोसिटी आर ओमेगा और फॉरवर्ड वेलोसिटी वी दोनों बराबर हैं। आप पहले इस बात को समझो, आर ओमेगा और वी ये दोनों बराबर हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, डिक्रीजिंग स्पीड पर हमने क्या किया, आप इससे समझो व्हाट वी आर डूइंग। इस यहां से स्टार्ट करो, समझ में आ जाएगा क्या करते हो। स्पीड कम करने के लिए क्या करते हो? So pedaling slow कर देता है. पेडलिंग स्लो करते हो या ब्रेक मारते हो? सर अगर स्पीड ब्रेक कम, मार ब्रेक ब्रेक सप्लाई होता है तो ब्रेक कौन सा लगाओगे? पिछले पहिए का लगाते हो कि अगले पहिए का लगाते हो? ये सब पिछले पहिए का। कई सारे क्वेश्चन आएंगे माइंड में। तो पिछले पहिए का हाँ, नॉर्मल कंडीशंस में आप पिछले पहिए का ब्रेक लगाते हो, और वो जो ब्रेक शूज होते हैं ना, ब्रेक शूज व्हील को कांटेक्ट, व्हील के साथ लॉक हो जाते हैं। पीछे साइकिल में पीछे दो ब्रेक शूज होते हैं, रबर के पैड टाइप के। तो वो क्या होते हैं, जो व्हील्स होती है, आप जैसे ही ब्रेक दबाते हो वो दोनों ब्रेक शू आकर के व्हील से चिपक जाते हैं। तो क्या किया आपने, व्हील का रोटेशन फास्ट कर दिया कि व्हील के रोटेशन को स्लो कर दिया आपने? स्लो कर रहा है। स्लो किया। तो व्हील का रोटेशन स्लो करने का मतलब आपने ब्रेक मार के क्या किया, ब्रेक मार के आपने आर ओमेगा को रिड्यूस कर दिया, ये लेस कर दिया आपने ब्रेक लगा करके। तो ब्रेक लगा करके आपने, अगर आपने बैकवर्ड वेलोसिटी आर ओमेगा को कम कर दी है, तो अब बता सकते हो फ्रिक्शन किधर आएगा? जो आपने किया उसके अपोजिट फ्रिक्शन आएगा। सर राइट साइड आएगा उसको अपोज करने के लिए। किधर आएगा? सर ये वी के डायरेक्शन में। नहीं, वी की डायरेक्शन में नहीं आएगा यार। आपने Sir, आर left side आएगा. आपने आर ओमेगा कम कर दिया है, लेकिन वी और आर ओमेगा को बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट ही आएगा। Left side आएगा. लेफ्ट आएगा यार, वी और आर ओमेगा बराबर होने थे, आपने उसमें आर ओमेगा को छोटा कर दिया, तो फ्रिक्शन फिर से आर ओमेगा की डायरेक्शन को बढ़ाएगा। पता नहीं सर इसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है इस वाले टॉपिक में। नहीं, प्रॉब्लम इसीलिए हो रही है ना कि कंसेप्चुअल, क्योंकि इसको स्लाइडिंग से कंपेयर कर रहे हो, यानी फ्रिक्शन आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में रियर व्हील पर, ताकि जो हमने आर ओमेगा को कम किया था उसको वो, देखो भाई इस लॉजिक को पकड़ो ना कि v शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा। आर ओमेगा को लेस किया आपने, इसको आपने कम किया किससे? ब्रेक लगा के। तो v को भी तो कोई लेस करेगा यार, अदरवाइज इनकी इक्वलिटी कैसे बनेगी? आपने अगर राइट हैंड साइड कम किया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी कम करो। इनको इक्वल रखने के लिए दोनों तरफ कम होना चाहिए। तो एक तरफ तो आप कम करते हो ब्रेक लगा के, और एक तरफ फ्रिक्शन कम करता है इसको ब्रेक लगा के। जी सर, जी जी जी।
मैं कह रहा हूँ हम करेंगे फ्रिक्शन उसके हिसाब से एक्शन लेगा। आप क्या कर रहे हो, अगर आप रोटेशन बढ़ाओगे मतलब ओमेगा बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन वी को बढ़ाएगा, अगर हम ओमेगा कम करेंगे तो फ्रिक्शन वी को कम करेगा। सर बार बार सर दिमाग में ये थोड़ा आ रहा है कि आर ओमेगा को अपोज करने के लिए वी की तरफ वो लगेगा। नहीं भाई ये नहीं है, फ्रिक्शन लगेगा वी और आर ओमेगा को इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए। जी सर अब आ रहा है समझ में। अब फ्रंट व्हील पर आइए, फ्रंट व्हील पर क्या हुआ, तो फ्रंट व्हील पर भी सेम सिचुएशन। फ्रंट व्हील पर क्या हुआ, वहां पर भी वी और आर ओमेगा दो वेलोसिटीज हैं, वी और आर ओमेगा दो वेलोसिटीज हैं फ्रंट व्हील पर, दोनों बराबर हैं। जैसे ही फ्रिक्शन लगा बैकवर्ड, जैसे ही बैकवर्ड फ्रिक्शन लगा आर ओमेगा लेस हो गया, आर ओमेगा लेस बाय फ्रिक्शन हुआ, ये फ्रिक्शन ऑफ रियर व्हील, पिछले पहिए के फ्रिक्शन से, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट, आर ओमेगा नहीं, वी लेस हुआ। हाँ सॉरी वी लेस। हाँ, फ्रिक्शन जो पिछले पहिए पर फ्रिक्शन लगा उससे वी लेस हो गया, सॉरी, लेस बाय फ्रिक्शन ऑफ रियर व्हील। तो जब वी कम हो गया ना फ्रिक्शन ऑफ द रियर व्हील की वजह से, समझ गए इसको क्या हुआ, वी कम हो गया फ्रिक्शन बाय द, पिछले पहिए के फ्रिक्शन से वी कम हो गया, और हम कह रहे हैं कि वी और आर ओमेगा को बराबर होना पड़ेगा। यहां तक समझ पा रहे हो? यस सर। तो फॉरवर्ड लगेगा इसमें। इसका Forward मतलब, हाँ इसका मतलब ओमेगा भी कम कर दें, समझो ओमेगा भी कम करना पड़ेगा आपको। अब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है साइकिल, तो ओमेगा को कम करने के लिए आपको इसके अपोजिट टॉर्क लगानी पड़ेगी, तभी तो ओमेगा कम होगा। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाने के लिए खुद बताओ कि फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसमें थोड़ा टाइम देना है, जानते हो ये टफ तो है ही है, मतलब फ्रिक्शन फॉरवर्ड आएगा, थोड़ा टफ है, आपको टाइम देना पड़ेगा। हमने फिर भी बहुत सिस्टमेटिक करने की कोशिश की है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% हो जाएगा, लेकिन इससे बेटर नहीं मिलेगा, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ तुमको किसी भी बुक में। बट आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा इस टॉपिक पर, फिर से हमारे पढ़ाने के बाद, रिवाइज करने के बाद फिर बैठो, फिर समझो, बट इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाइए। चलिए इसके बाद आते हैं इंक्लाइंड प्लेन्स पर क्या होगा। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहे हो और फिर से यहाँ पर मॉडल पार्टिकल का है, ऑब्जेक्ट वाला मॉडल नहीं दे रहे, इसीलिए ऑब्जेक्ट वाले मॉडल में दिक्कत होती है, फ्रंट व्हील रियर व्हील ये सब देखना पड़ता है। पार्टिकल वाला मान के चलते हैं क्या होगा, अगर इसको पार्टिकल मानते हो तो आप इसका आंसर बताओ क्या आएगा, मॉडल्ड एज अ पार्टिकल। तो अब ये बात नहीं करेंगे अगला पहिया पिछला पहिया, इसकी कोई बात नहीं होगी। तो देखिए अगर आप कांस्टेंट स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो तो क्या होगा, फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे वो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे आप देखो, डाउन द प्लेन mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू प्लेन mg cos थीटा, ये दो फोर्सेस तो आप ये दिखाओगे, mg sin थीटा की नीचे की तरफ, mg cos थीटा की प्लेन के परपेंडिकुलर साइड पर, उसके अपोजिट साइड पर आप एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे। इसमें पार्टिकल मान रहे हो, अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये जानते हुए कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। सर अप द प्लेन। क्लियर हो गया ना। एक पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से उसके सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। जी सर। तो इसमें फोर्स बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ दिखा दें, आप बताओ, आप खुद ही बता दो। ऊपर की तरफ। लॉजिक पकड़ो यार, इसमें क्या करना चाह रहे हो। जब आप उसको पार्टिकल मान चुके हो तो ये सिचुएशन क्या हुई, अब पार्टिकल इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉ पे आ जाओ। एनी पार्टिकल व्हेन व्हिच मूव्स विदाउट एक्सेलरेशन should have net force equal to 0, and that's why friction will be in the upward direction and equal to mg sin theta. इंक्रीजिंग स्पीड क्या होना चाहिए, कंसेप्ट डिस्कशन हो चुका है कि पैडलिंग से आप साइकिल की स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, पैडलिंग से रोटेशन को फास्ट करते हो, ब्रेक लगा के रोटेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब सेम फिगर आएगी। जी सर। यस सर लेकिन F इक्वल mg नहीं होगा। हाँ अब होगा F माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। और तीसरे वाले में भी सेम फिगर होगी, लेकिन तीसरे वाले में mg sin थीटा
जी sin थीटा माइनस माइनस एफ इक्वल बराबर m इंटू ए होगा, क्योंकि इसमें Yes. जब आपकी स्पीड डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी के अपोजिट साइड पे होगा, और जब आपकी स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम साइड पर होंगे, और इसमें वेलोसिटी होगी लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होगी। ये 3 केसेस हैं, सिंपल तरीका है, लेकिन फ्रिक्शन रहेगा आप द प्लेन हमेशा। नेक्स्ट पे आइए, ये भी वैसे ही है, मॉडल्ड एज अ पार्टिकल। इसमें आप प्लेन के ऊपर जा रहे थे, इसमें प्लेन के नीचे आ रहे हो, अप द प्लेन डाउन द प्लेन, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर चढ़ रहे हो आप, और अब आप इंक्लाइंड प्लेन से नीचे उतर रहे हो, मतलब हिल्स से नीचे आ रहे हो। क्या कंडीशंस होगी? फिर से mg sin थीटा प्लेन की तरफ, mg cos थीटा प्लेन के परपेंडिकुलर साइड पर, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर, और बचा हुआ फ्रिक्शन फोर्स अभी हम डिस्कस करके बताएंगे। mg sin थीटा, हालांकि अब डिस्कशन का कोई पॉइंट बचा नहीं है, अब आपको पीछे सर अब बिल्कुल अब द अब आप इतनी देर में बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जब आप एक पार्टिकल मान रहे हो तो आपको फ्रिक्शन बैकवर्ड ही दिखाना पड़ेगा। क्यों बैकवर्ड दिखाना पड़ेगा? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड मतलब जीरो एक्सेलरेशन, और जीरो एक्सेलरेशन मतलब फोर्सेस बैलेंस। तो अब आप लिखेंगे F बराबर mg sin थीटा। सेकंड केस में अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, सेम डायग्राम रहेगा, लेकिन अब इक्वेशन ये हो जाएगी mg sin थीटा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma। और थर्ड वाले में वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो फिर f माइनस mg sin थीटा बराबर ma। ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस समय हमने एज अ पार्टिकल माना है, कहीं पर हमने फ्रंट रियर व्हील की बात नहीं की, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं उसके, वो इंजीनियरिंग में आप करेंगे। ये देख लें जल्दी से, 2 टॉपिक और हैं, इसको आज क्लोज करेंगे, ड्राइविंग वाले को आज क्लोज करेंगे। कार का मॉडल एज अ पार्टिकल है, मैं फिर बोल दो रहा हूं आपको। ऑन द लेवल रोड टर्न हो रहा है अगर मान लो, और रेडियस इसका आर है, रेडियस ऑफ कार अगर आर है और आर रेडियस में ये कार टर्न कर रही है, इसको पार्टिकल मान के चल रहे हो आप। फोर्सेस के नाम पर क्या दिखाएंगे? तो फोर्सेस के नाम पर आप दिखाओगे पूरे कार के ऊपर एक रोड से परपेंडिकुलर साइड पर नॉर्मल, और पूरे कार पर रोड के नीचे की तरफ एक mg, नॉर्मल और mg, एन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, सर फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड सेंटर। और फ्रिक्शन बचा। हाँ, तो मैंने आपको जो अभी आज डिस्कशन किया था, सुनो मेरी बात, जो डिस्कशन आपके साथ शुरुआत की थी मैंने, वो उसका पर्पस था मेरा ये वाला, जिसमें मैं बार बार आपको ये समझा रहा था कि कार का एक्सेलरेशन ना तो इंजन से होता है, ना साइकिल का एक्सेलरेशन पैडल मारने से होता है, ना अंदर बैठ के धक्का देने से होता है। जो भी चीजें ये एक्सेलरेट होती हैं, ये किसी बाहर के फोर्स की वजह से होती हैं। और कार के बाहर का फोर्स क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखो। इस पूरे कार पर, कार के आउटसाइड से कौन सा फोर्स लग रहा है? इंजन कार के अंदर नहीं, वो फोर्स नहीं होता सर, वो कॉज करेगा फ्रिक्शन वाला हाँ। एक्सेलरेशन जो है। हाँ, फ्रिक्शन ही बचा खाली आपके पास। तो ये जो रोड का फ्रिक्शन है ना, ये रोड का फ्रिक्शन जाता है टुवर्ड सेंटर, रोड का फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड सेंटर होता है, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो आप टुवर्ड सेंटर दिखाएंगे, ये मास इनटू एक्सेलरेशन है, बट सर्कुलर मोशन होने की वजह से एक्सेलरेशन को आप v स्क्वायर बाई आर से रिप्लेस कर देते हो। मतलब आप लगा तो F इक्वल टू ma ही रहे हो, बट a को आप रिप्लेस करके लिख देते हो। कंफ्यूजन का पॉइंट यही है, इट इज रिप्लेस्ड बाय v स्क्वायर बाई आर। तो आपको ये लगता है कि mv स्क्वायर बाई आर का फोर्स है कोई ना, अभी भी आप F इक्वल टू ma लगा रहे हो। यस सर। ठीक है ना, डिस्कस किया था पहले भी कि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पर आप टुवर्ड सेंटर दिखाते हो ना, एट एनी पॉइंट एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड सेंटर। और अभी इतनी देर के डिस्कशन में यही समझ में आया है कि कार, साइकिल, बाइक, इनकी एक्सेलरेशन फ्रिक्शन से आती है, क्योंकि और कोई फोर्स बाहर से लग ही नहीं रहा। तो इसीलिए क्या इक्वेशंस बनाते हो आप? फ्रिक्शन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर, फर्स्ट इक्वेशन, और नॉर्मल बराबर mg, ये दूसरी इक्वेशन। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, v जो है ना वो कांस्टेंट, ये मान के चल रहा हूँ मैं, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है ये। अगर यही कार कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलती तो सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है। तो क्या डायरेक्शन दिखाएंगे बताओ? सर उसकी आपकी सर उसका कंपोनेंट लेते हैं फ्रिक्शन का, एक फॉरवर्ड और इस तरफ नेट ना? कंपोनेंट आता है उसका। हाँ, मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ, उसको डायग्राम को बना करके इसकी।
इसको हमने पहले से तैयार नहीं किया था, कोशिश तो पूरी रहती है कि लेक्चर तैयार कर ले, लेकिन देखो इसमें क्या करोगे, अगर हम ये मान लें कि ये जो कार है ये इंक्रीजिंग स्पीड पे चल रही है, टर्न भी कर रही है और इसकी स्पीड बढ़ रही है, किधर दिखाएंगे फोर्सेस? सर एक सेंटर की तरफ होगा, एक फॉरवर्ड तरफ होगा सर, उसका फिर एक नेट आएगा बीच में ठीक है उसके। ना? हाँ, इसमें दो एक्सेलरेशन हो गई यार, आप ये समझ पा रहे हो इसमें दो एक्सेलरेशन क्यों होंगी? जी सर, यस सर। कौन सी? एक टेंजेंशियल और एक टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, और एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय फ्रिक्शन होता है हमेशा, यानी इसके अंदर आप किसी भी पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ दिखाओगे और एक एक्सेलरेशन टुवर्ड्स टेंजेंट दिखाओगे, सर्कुलर मोशन होने की वजह से। तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या कहोगे कि जो टोटल एक्सेलरेशन होगा वो इनके रिजल्टेंट की तरफ आएगा, नेट एक्सेलरेशन इनके रिजल्टेंट पे होगा कुछ इस तरफ, और वो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो फ्रिक्शन की वजह से ही होगा, क्योंकि और कोई फोर्स कार को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। तो दिस एक्सेलरेशन ए इंटू मास बराबर फ्रिक्शन होना चाहिए, फ्रिक्शन इज मास इंटू एक्सेलरेशन, but this time friction is mass or acceleration will be written as root of AC square plus AT square implies friction equal to mass, और AC स्क्वायर को तो आप ये कर सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्लेस करोगे V स्क्वायर बाई R से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप रिप्लेस करें V स्क्वायर बाई R इसके होल स्क्वायर से और प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन नॉर्मल बराबर है mg, दैट्स ऑल। समझ पा रहे कि नहीं ये सब चीजें? जी सर। जी सर। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये है टर्निंग ऑफ कार मॉडल्ड एज ऑब्जेक्ट ऑन द लेवल रोड। ऑब्जेक्ट मानेंगे तो हम इसका अलग अलग करेंगे, बट ये आर्टिकल मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कार का टॉपलिंग मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जी सर, आप बता चुके। हाँ, जी एक लेक्चर सर। तो मैंने लिखा जरूर है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी हम लेक्चर कर चुके हैं, तो इसको स्किप कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट, टर्निंग ऑफ कार ऑन द बैंक्ड रोड, फाइनल एग्जांपल मॉडल्ड एज अ पार्टिकल। बैंक्ड रोड के ऊपर, बैंक्ड रोड इस तरीके से है जिसमें आउटर वाला एज थीटा एंगल पर लिफ्टेड है, आर रेडियस है, और अगर ये कार टर्न कर रही है तो क्या क्या फोर्सेस दिखाते हैं। तो फोर्सेस अगर आप इसको पार्टिकल मान के चल रहे हो तो फिर आप इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे जो रोड के परपेंडिकुलर साइड पर आएगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg दिखाओगे, ये दो फोर्सेस हो गए इस पे। तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एक mg का फोर्स, ठीक है, ये होगा। और फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा इसमें, तो हम रफ मान लेते हैं इसको, हालांकि स्मूथ भी हो सकता है, बट रफ मान ले तो क्या होगा, अगर आप नीचे की साइड सर। फ्रिक्शन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। अलोंग द इंक्लाइन नीचे साइड। हाँ नहीं, अब वो दो पॉसिबिलिटीज होती है एक्चुअली, क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना वो इधर की तरफ भी हो सकता है, ऐसे ऊपर के साइड भी जा सकता है, और फ्रिक्शन नीचे के साइड भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके स्पीड के ऊपर। सर ऐसा नहीं सोच सकते जब कार मूव करेगी तो अब 10 लोपी तो मूव करेगी। सर अगर स्पीड बहुत कम होगी तो वो नीचे की तरफ आने का होगा सर, तो बाहर लगेगा। हाँ हाँ, और अगर बहुत तेज होगी तो अंदर की तरफ फ्रिक्शन लगेगी क्योंकि वो बाहर जाएगी। बिल्कुल, मतलब अगर, हाँ बिल्कुल से, अगर मैं इसको अलग डायग्राम में दिखाऊं तो आपको ये कहना चाह रहा मैं कि आपकी फोर्सेस ऐसे लगेगी, देखिए नॉर्मल mg, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ भी आ सकता है और फ्रिक्शन नीचे की तरफ भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है एक्चुअली इसमें। वो डिपेंड करता है कि आप चलाते वक्त स्पीड क्या रखते हो अपनी, दोनों तरफ फ्रिक्शन हो सकता है। तो नॉर्मल दिखाइए, mg दिखाइए, इनमें कभी कोई डाउट नहीं होता, ये हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेंगे। बट फ्रिक्शन अप द प्लेन भी हो सकता है और फ्रिक्शन डाउन द प्लेन भी। अप द प्लेन ये लो स्पीड पर होता है और डाउन द प्लेन ये हाई स्पीड पर होता है, क्योंकि लो स्पीड पर आप टेंडेंसी होती है आपकी स्लिप करने की, टेंडेंसी टू स्लिप, और हाई स्पीड पर आपकी टेंडेंसी होती है टू स्किड, फिसलने की, और स्किडिंग हमेशा आउटवर्ड होती है। कभी भी मुड़ते वक्त, गाड़ी को टर्न करते वक्त अगर गाड़ी फिसल गई, स्किड कर गई, तो वो हमेशा बाहर फिसलती है। और स्लिप करोगे अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर हो तो नेचुरल सी बात है नीचे की तरफ ही स्लिप करते हो, इसलिए फ्रिक्शन इसके हिसाब से लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ्रिक्शन जीरो हो, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बच्चा कि फ्रिक्शन जीरो लगे, रफनेस होने के बावजूद भी हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगी ना रहा हो, मतलब नॉर्मल और mg लग रहे हो सिर्फ।
ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब देयर इज अ यूनिक स्पीड, जिसको आप कह सकते हो एक यूनिक स्पीड होती है जहां पर फ्रिक्शन जीरो होता है। अब ये सब चीजें कैसे पता लगाएंगे? देखिए, क्योंकि कार हॉरिजॉन्टल सर्किल में चल रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है। आवाज आ रही है आप तब तक? नहीं जी सर। जी, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, ठीक है। F इक्वल टू एम ए वाली इक्वेशन लगाओ ना। फर्स्ट केस में क्या लिखोगे? इन द फर्स्ट केस अगर आप F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन लिखते हो तो क्या बनेगा? देखो, मेरे उस स्टेटमेंट को ध्यान रखना कि आप जब F इक्वल टू एम ए लगाते हो तो A के पैरेलल वाला फोर्स चाहिए आपको। इन F इक्वल टू एम ए में F पैरेलल टू A चाहिए होता है आपको, A के पैरेलल वाला फोर्स। तो फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम देख के बताओ कि एक्सेलरेशन के पैरेलल कौन सा फोर्स मिलेगा आपको। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, कौन सा फोर्स ऐसा होगा नॉर्मल और mg में से जो कि एक्सेलरेशन के पैरेलल होगा? तो ना तो n पैरेलल है ना तो mg पैरेलल है, लेकिन किसी का कंपोनेंट पैरेलल आ सकता है। अब आप खुद बताओ किसका कंपोनेंट, n और mg में से किसका कंपोनेंट ऐसा होगा जो नॉर्मल के पैरेलल आ सकता है? सर n का। n का। कौन सा कंपोनेंट? तो इसके लिए आपको नॉर्मल का वर्टिकल से एंगल चेक करना एन जी पड़ेगा। साइन थीटा आएगा, एन जी साइन साइन थीटा, थीटा सर। हाँ, अब ये देख लीजिएगा n cos थीटा और इधर की तरफ n sin थीटा। साइन थीटा। तो अब आप क्या करते हो? इक्वेशन बनाते हो कि n sin थीटा इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर देते हो v स्क्वायर बाई आर से। आप समझो अभी भी आप F इक्वल टू एम ए ही लगा रहे हो, कुछ नया काम नहीं करते हम लोग। और दूसरा n cos थीटा से हम बैलेंस कर देते हैं mg को। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन जब डिवाइड करेंगे तो v की एक वैल्यू मिलेगी रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। इसको वो यूनिक स्पीड कहते हैं। इस यूनिक स्पीड पर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होती है। हाँ, अगर हम इस यूनिक वैल्यू से कम हो जाते हैं, अगर हमारी स्पीड इस यूनिक वैल्यू से लो होती है, v लेस देन रूट ऑफ आर जी टेन थीटा हो, तो फ्रिक्शन लगेगा। या अगर आपकी स्पीड इस यूनिक वैल्यू से ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन लगेगा। और तब हमारी इक्वेशंस क्या बनेंगी? तब हमारी इक्वेशंस क्या बनेगी? मान लिया अगर आप लो स्पीड पर है तो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो भी देख लो। एक्सेलरेशन तो अभी भी लेफ्ट साइड ही होगा, मोशन तो अभी भी सर्कुलर है, तो सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन अभी भी लेफ्ट साइड है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि एक्सेलरेशन के पैरेलल वाला फोर्स आपके पास होना चाहिए। तो सेकंड केस में भी अभी भी आप यही करोगे, m इंटू ए लिखो सेकंड केस में। अब आप खुद बताओ a के पैरेलल कौन सा फोर्स आएगा? तो सेकंड केस में a के पैरेलल में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट आएगा जो अभी रिजॉल्व किया हम लोगों ने। तो नॉर्मल का कंपोनेंट इधर की तरफ है n साइन ऑफ थीटा, ऊपर की तरफ है n कॉस ऑफ थीटा। फ्रिक्शन का कंपोनेंट राइट साइड डायरेक्शन में जाएगा और अप साइड, है ना, ये आप कर लीजिएगा। f साइन थीटा ऊपर जाएगा और f कॉस थीटा बाहर की तरफ आएगा। मेकिंग ऑफ इक्वेशंस अगर आप इस स्टेटमेंट से बनाओगे ना यार कि हमेशा एक्सेलरेशन का पैरेलल फोर्स देखो, तो अब आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी n साइन थीटा पैरेलल टू a माइनस f कॉस थीटा। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी n कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा और इक्वल टू mg। और आप इस a को रिप्लेस कर देना किससे? एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सिर्फ एक काम कर दीजिएगा, a को रिप्लेस कर दीजिए किससे? v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आप सेंट्रीपिटल का कंफ्यूजन ही क्यों पालते हो? F इक्वल टू एम ए लिखो ना हमेशा। सर्कुलर मोशन में आपका एक काम बढ़ जाता है कि एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दो v स्क्वायर बाई r से, हो जाएगा आंसर आपका। आया समझ में ये चीज? सर इसमें जो फ्रिक्शन होगा उसमें जो फ्रिक्शन का कांस्टेंट होगा म्यू एस होगा कि के होगा? एस हो ना? म्यू एस बच्चा, म्यू एस है। ड्राइविंग कर रहे हो, बिना स्लिप किए हुए ड्राइव कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन टायर के बॉटम पॉइंट पर लग रहा है, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती। यस सर, यस सर। तो स्टार्टिंग मेरी यहीं से हुई थी कि रोलिंग चल रही है। ये सब म्यू एस होते हैं। तीसरे वाले का बना लेंगे इक्वेशन। तीसरे वाले में सिर्फ उसमें एक्सेलरेशन उसमें भी आपका लेफ्ट साइड है। थर्ड वाले में भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेफ्ट है, कुछ अलग नहीं है।
क्या फर्क पड़ेगा, हालांकि वो सेकंड वाले से ही बन जाएगा यार आपका, ध्यान से देखो तो उसमें क्या चेंजेस कर दें सेकंड वाले में, बोलो बोलो सर क्या, माइनस एफ की जगह माइनस एफ कर देंगे। मतलब एफ का साइन, मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन पलट गया, उसके कंपोनेंट्स की डायरेक्शन पलट जाएगी, तो वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ऐसे इधर एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और ये बराबर mg कर दीजिए थर्ड पे। आगे प्रोसीड कर लोगे अपने आप, Yes, sir. कर लेंगे ना Yes, फ्रिक्स, हाँ कि जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, फिर बोल रहा हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये, तो एफ लेस देन इक्वल टू म्यू लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, स्टैटिक है काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। रोलिंग चल रहा है बच्चा, आप, मैंने बिगनिंग में कहा था कि कार के मोशन को मत देखिए कि कार का मोशन किधर हो रहा है, आप कार की व्हील के बॉटम पॉइंट को देखिए, उसमें कोई मोशन नहीं होता बिकॉज ऑफ रोलिंग। और दूसरा कंसेप्ट ये लगा रहे हो कि कार में कोई भी एक्सेलरेशन अगर आएगी तो वो फ्रिक्शन से ही आ सकती है, या नॉर्मल, इस केस में नॉर्मल से भी एक्सेलरेशन आ रही है, मतलब कोई भी ऐसा फोर्स जो रोड लगाएगा, सिंपल, और रोड से लगने वाली फोर्स ही आपको एक्सेलरेट करेगी। तो रोड से दो फोर्सेस लगती हैं, एक नॉर्मल लगता है, एक फ्रिक्शन लगता है, तो बैंक्ड रोड पे ये नॉर्मल और फ्रिक्शन मिल करके आपको एक्सेलरेट करते हैं, और प्लेन रोड पर सिर्फ फ्रिक्शन एक्सेलरेट करेगा, बिकॉज प्लेन रोड पे नॉर्मल आपके एमजी को बैलेंस करने में चला जाता है, बट फोर्स बाय रोड सिर्फ वही एक्सेलरेट करेगा आपको, फोर्स बाय रोड। आ गया समझ में ये चीज? जी yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर हो गया, मतलब ड्राइविंग वाले सारे केसेस हमने कंसिडर कर लिए आपके सामने, है ना, जितने भी थे, मैंने जानबूझ करके इनको एक लेक्चर में समराइज किया था, ताकि आपको ड्राइविंग वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक साथ रिलेट कर पाओ, समझ पाओ इनके कंसेप्ट को मिला करके, और एक ही टॉपिक को हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे, तो धीरे धीरे जितने डाउट्स हैं वो खत्म होने लगते हैं, तो इसको आप पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये फर्स्ट 3 पेजेस का, हाँ सर वो पिछले वीडियो मतलब वो क्लास का वीडियो नहीं आया सर यूट्यूब पे। पिछला कौन सा?